अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है दिल हल्के से धड़के और इसे राबिया रशीद नवा ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आपको पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। काफिल, क्या तुमको चाह बतायत ने की ने यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। देखो, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। अगर तुम इल्म यकीन रखते तो गफलत ना करते। तुम ज़रूर रोज़क देखोगे, फिर इसको ऐसा देखोगे कि यकीन आ जाएगा। इस रोज़ तुमसे शुक्र नेमत के बारे में प्रश्तिश होगी। टेप रिकॉर्डर से आती आवाज़ ने जैसे उसे झंझोड़ दिया। एकदम उसे पिछली बातें याद आईं। कुछ देर पहले आती खटपट की आवाज़ की समझ अब आई थी। आंखों से आंसू पानी की तरह बन तोड़कर बाहर निकल आए। पता तो उसे पहले ही चल चुका था कि वो अस्पताल में है, लेकिन वो ऐसी नौयत का पहला अस्पताल देख रहा था जहाँ सुबह की शुरुआत लाते कुरान पाक से हो रही थी। आंखों से आंसू रुआ थे और दिमाग पिछली यादों में गुम था। एक मिनट गुलजार भाई। गुलजार यूं ही कॉलेज के गेट से बाहर निकला। हानिया ने देखकर उसे रोका। गुलजार बाइक रोकी और सारी नजरों से उसे देखा। एक नजर इस स्याह हिजाब किए, स्याह अबाया पहने इस लड़की को भी देखा। गुलजार भाई, आप इसे छोड़ देंगे? इसकी तबीयत ख़राब है और अभी तक मेरा ड्राइवर भी नहीं आया, वरना मैं खुद इसे हॉस्पिटल छोड़ देती। आप वो अभी बात कर रही थी कि गुलजार ने कहा ठीक है मैं छोड़ आऊँगा अगर ये रजामंद हो तो। आखिरी तीन अल्फाज पर उसने जोर दिया और उसकी तरफ देखकर दोबारा सामने देखने लगा, जिसका चेहरा बुखार से तपा हुआ था। आंखों में हल्के से पानी का ठहराव था जो बुखार की शिद्दत को जाहिर कर रहा था। शाम से तुम इसके साथ चली जाओ वरना तुम्हारा बुखार बढ़ जाएगा। और वो उसे राज़ी करने लगी। हानि यार, अगर इसने जाना है तो ठीक है, वरना मेरा वक़्त तो बर्बाद ना करो, गुलजार ने सीधा देखते हुए कहा। हानिया ने इल्तिजाई भरी निगाहों से शामज़े को देखा। शामज़ी इसकी मजबूरी को समझते हुए उसके पीछे बैठ गई। गुलजार ने बाइक स्टार्ट की और चल दिया। बाइक तेज़ रफ्तारी से जैसे सड़क पर उड़ रही थी। अरे मिस्टर, आप जहाज़ की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे कि उसे फ़ज़ा में उड़ाने का इरादा कर रखा है? शामज़ी ने थोड़ा गुस्से और तंज़िया लहजे में कहा। तो मैडम, आप भी किसी जहाज़ की सीट पर नहीं बैठी, संभल कर बैठ सकती हैं। वो भी उसका उस्ताद था। इससे भी ज़्यादा गुस्सा और तंज़िया लहजे में बोला। शामज़ी ने उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घूरा और इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। अगर उसे हानिया का ख्याल ना आता तो वो इसके साथ कभी ना बैठती। वो गुस्से से उसे देख रही थी। जब एकदम से धक्का लगा और गिरने से बचने के लिए उसने गुलजार का कंधा पकड़ा। गुलजार ने गुस्से से कंधे पर रखे हाथ को देखा। शामज़ी ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। हॉस्पिटल के सामने जाकर उसने बाइक रोकी। जो ही वो उतरी वो जन से बाइक भगा ले गया। गधा उल्लू, शामज़ी ने आखिर कहा भी तो क्या। गुस्से से कुछ देर इस तरह देखती रही, फिर अस्पताल में दाखिल हो गई। क्या अहले ईमान के लिए अभी वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र को सुनकर पिघले हों और उसके नाज़ुक करदा हक़ के आगे झुके हों? वो इन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई, फिर एक लंबी मुद्दत इन पर गुजर गई और आज इनमें से अक्सर फासिक बने हुए हैं। पुरअसर लहजा, सहर अंगेज़ आवाज़ जिसे उसके दिलो दिमाग को छू रही थी। ये शायद अल्फाज का ही असर था या फिर लहजे का असर कि उसका दिल एकदम से कांप उठा था। कुछ देर कबल इसने कदमों की चाप सुनी, मगर आंखों पर बाजू रखे वो चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर खटपट हुई, फिर उसके बाद शायद आने वाली शख्सियत ने इसका जायज़ा लिया था। फिर टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया गया। इसके बाद कदमों की आवाज़ आई जो कि बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। सहर होने को थी। टेप रिकॉर्डर से आती आवाज़ सुनकर उसके आंसू गैरदारी तौर पर आंखों से बाहर निकल आए। दिल को एकदम से ठेस सी लगी हो जैसे। वो यकदम उठ बैठा। जख्म दर्द करने लगे। आंसू दोनों दर्द को सह ना सके और वो बाहर निकल कर आने लगे। जो ही उसने तलावत ख़त्म की, इसका जिस्म कँपा उठा और वज़ू करके नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो गया। आज उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने रब को मना लेगा और रुकन मनाएगा। आंसू उसकी आंखों से निकल कर गिर रहे थे और वो नमाज पढ़ रहा था। इकबाल अलवी की दो ही औलादें थीं, शामज़ी इकबाल और आतिफ़ इकबाल। इकबाल को दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे थे, मगर शामज़ी में तो इकबाल अलवी की जान थी।
मगर शानज़ी में तो इकबाल अलवी की जान थी, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। जैसे शानज़ी इकबाल बहुत ज़्यादा शरारती होने के साथ-साथ ज़हीन भी थी, जबकि आतिफ़ अलवी इससे थोड़ा कम शरारती था। शरारत करके मासूम शक्ल बना लेना शानज़ी इकबाल की आदत थी। वो बचपन से ही पोज़ीशन होल्डर थी, कोई क्लास ऐसी ना थी जिसमें उसने पोज़ीशन हासिल ना की हो और अपने अदारे में वो अव्वल आती थी। जब वो पैदा हुई थी तो इस वक़्त ही उसके अब्बू ने कहा था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। वालिदैन औलाद के बारे में कई ख्वाब देखते हैं, मगर शानज़ी के बाप ने उसको डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा और उसे पूरा कर भी सकता। करोड़ों की जायदाद उसके पास थी और बैंक बैलेंस के अलावा था। अलवी ने एफएससी पास करने के बाद ज़मीनों पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे कवाल ने कहा भी कि तुम आगे पढ़ो, मगर उसकी दिलचस्पी इसमें थी तो उन्होंने भी ज़्यादा इसरार ना किया। मगर शानज़ी ने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की और खुदा का करना ये हुआ कि उसका एंट्री टेस्ट भी क्लियर हो गया। वो भी पहली बार में इकबाल अलवी ने ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दिया। वो जो कैसेट लगाने के लिए रूम में आई थी, मरीज़ का खाली कमरा देखकर चौंकी। चंद लम्हे इधर-उधर देखा, फिर अटैच वाशरूम बात की तरफ बढ़ी, मगर मरीज़ वहाँ भी नहीं था। वो बिस्तर के करीब आ खड़ी हुई। मुझे सोचा उसके दिमाग में एकदम से आई, फिर अचानक उसकी निगाह टेबल पर पड़ी ग्लास के नीचे फड़फड़ाता कागज़ उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा था। वो शायद इस डायरी से ही निकाला गया था जो हर रूम में मुहैया की गई है। वो कागज़ की तरफ बड़ी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखे गए चंद अल्फाज में, मुझे मेरे रब की तरफ मुतवज्जो करने का शुक्रिया। शानज़ी ने जो ही डैम के पेपर दिए, उसने फूफो के घर जाने का इरादा बना लिया, जो कि देहात में रहती थी। इसकी ख्वाहिश पर इकबाल अलवी उसे फूफो के घर छोड़ आए। वहाँ के बच्चों के साथ उसकी अच्छी बन चुकी थी। जब उसने बच्चों को मिट्टी के साथ खेलते देखा तो बोली, क्या कर रहे हो आप लोग? कहने के साथ ही वो उनके करीब बैठ गई। फिर उनके साथ ही खुद भी मिट्टी के से मुख्तलिफ चीज़ें बनाने लगी, जिसकी वजह से सारे हाथ पाँव मिट्टी वाले कर दिए। बालों को पीछे करने की वजह से बालों मुंह भी मिट्टी से भर गया। लिबास से हाथ साफ करने की वजह से वो भी मिट्टी से भर गया। खेलते खेलते अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ उठी। दरवाजे में खड़े इकबाल अलवी बहुत प्यार से अपनी लाडली को देख रहे थे, जो बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बनी हुई थी। इकबाल अलवी को देखते ही उसने सब कुछ वहीं छोड़ा और अब्बू जी कहते हुए उसके गले जा लगी। नतीजे उनके कपड़े भी मिट्टी से भर दिए। सफ़ेद कपड़े मिट्टी से बड़े अजीब लग रहे थे, मगर उन्हें जैसे इसकी कोई परवाह तक न थी। क्या कर रही थी मेरी गुड़िया? उन्होंने प्यार से पूछा। वो खुशी खुशी उन्हें बताने लगी। चलते चलते दोनों शहतूत के दरख्त के करीब पहुंच गए। शहतूत के बड़े घने दरख्त के नीचे चार चारपाइयाँ रखी गई थी, जिस पर उनकी बड़ी बहन और बहनोई बैठे थे। दोनों उन्हें मिले और उन्हें चारपाई पर बैठने का कहा। शाद ने नहाने के लिए कपड़े उठाकर चल दी। जब वो नहाकर आई तो उस वक्त तक आतिफ अलवी भी आ चुका था। वो भाई से भी इसी गर्मजोशी से मिली। इकबाल अलवी के कपड़ों को देखकर उसे शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन हंसी को रोकना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उनका लिबास अजीब मज़ाहिया सा लग रहा था। फूफो और फूफा दोनों आतिफ अलवी से मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। वो सर झुकाए उनके जवाब दे रहा था। शानज़ी भी भाई के साथ बैठ गई। तब तक इफ़रा, जो फूफो की बेटी थी, उनके हम उम्र थी, ट्रे उठा आ गई। ट्रे में रखे 5 शीशे के गिलास सूरख शरबत से भरे हुए थे, जिन पर तैरते छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसने बारी बारी सबकी तरफ ट्रे किया। उन्होंने एक एक गिलास उठा लिया। इफ़रा ने अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अपना सर इकबाल अलवी के आगे सर झुका लिया। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए सर पर हाथ रखा। फिर इफ़रा ने आतिफ अलवी को सलाम किया, जिसने झुकी हुई निगाहों के साथ सर को हल्की सी जंबश दी और लब थोड़े से हिले। शायद उसने सलाम का जवाब दिया हो, तभी बच्चे बड़े से देसी मुर्गे को पकड़ लाए। फूफा ने उठाकर उसे ज़िबा किया। फूफी खाना पकाने चल दी। फूफा और इकबाल अलवी खाना पकने तक बातें करते रहे, जबकि शानज़ी और आतिफ अलवी को लेकर खेतों की तरफ चल पड़ी। खाना पकने से थोड़ी देर पहले दोनों लौट आए। सब ने मिलकर खाना खाया और फिर कुछ देर बाद वो तीनों अपने घर की तरफ लौट गए। इसने मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और फिर नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में आया, लेकिन किचन में तो कुछ था ही नहीं। इसने फ्रिज खोलकर चेक किया, मगर इसमें भी कुछ ऐसा ना था कि वो इस हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता। चलने में वो फ्रिज खोले सोचता रहा। फिर फ्रिज से रात का बचा हुआ दूध उठाया और इससे चाय बनाई। चाय पीने के बाद वो इकलौते कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ जाकर उसने बालों में बुरश फेरा। वो इस किराए के मकान का 1 हफ्ते से रह रहा था। इसके तबादले की दरख्वास्त मंजूर हो गई थी और इसे कल से ड्यूटी पर जाना था और खाने पीने की एशिया ख़त्म हो चुकी थी। बालों में बुरश फेरने के बाद उसने अपनी दोनों जेबों को टटोला और फिर पैंट की दाहिनी जेब से पैसे निकाले, गिनकर फिर से जेब में डाल दिए। फिर चार्जिंग पर लगे मोबाइल को उतारा और कुछ सोचते हुए इसे वहीं मेज़ पर रख दिया। सुस्ती का मुजाहरा करते हुए शनाख्ती कार्ड समेत कुछ ना उठाया।
मकान को लॉक करके चाबियां उसने पैंट की बाईं जेब में डाली। अभी वो अगली गली ही था कि उसने सामने एक आदमी को जूस पीते हुए देखा। उसे यूं लगा जैसे वो उसे जानता हो, मगर साइज पोस्ट होने की वजह से समझ नहीं पा रहा था अगले को। शायद इसने घूरना महसूस हो गया। जूस पीते पीते उसने उसकी तरफ देखा और फिर घबरा कर एकदम खड़ा हो गया। नतीजन गिलास नीचे गिर गया और टूटकर खिड़कियों में बट गया। वो एकदम से भाग खड़ा हुआ। वो भी उसे पहचान चुका था, इस वजह से ही वो इसकी तरफ लपका। लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देखने लगे, एक दूसरे के पीछे भागते हुए। आखिर उसने उसे पकड़ ही लिया। गिरबान से पकड़ते हुए उसने एक मुक्का दूसरे के मुंह पर रसद किया और फूली हुई सांसों के साथ बोला, साले कमीने, हर बार पकड़ाई नहीं ही देता, एक बार तो तुझे थाने की हवा लगवा कर ही रहूंगा। कहते हुए उसने एक हाथ से मजबूती से उसका गिरबान पकड़े रखा और दूसरे हाथ से पटाई जारी रखी। वो अचानक चौंका क्योंकि पुलिस की गाड़ी की आवाज़ करीब से सुनाई दे रही थी और यही सोच मौका उसे नुकसान दे गया, क्योंकि अगले ही एकदम से जोरदार मुक्का उसके बाएं जबड़े पर रसद किया गया और वो जो इस लम्हे के लिए बिल्कुल तैयार न था, मुखालफ पर उसकी गिरफ्त कम हो गई। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मुखालिफ ने खुद को छुड़ाया और भाग खड़ा हुआ। इसने उसे भागते हुए देखा ज़रूर, मगर खुद उसके पीछे ना गया, क्योंकि पुलिस की गाड़ी मजमे के करीब आ रुकी थी, जो इसको लड़ते देखकर जमा हो गया। हथकड़ी लगाओ इसे, वो शायद बड़े ओहदे पर फाइज से गुस्से से हाथ का इशारा करते हुए बोली, और इसने एक सिपाही को कहा। खून का कतरा ज़मीन पर गिरा। इसने दाएं बाजू से जबड़े को साफ किया। सफ़ेद शर्ट यकदम सुर्ख हो गई। वो जो अभी तक हुक्म देने वाली को गुस्से से देख रहा था, बाजू पर लगे खून को देखा। वो जो बचपन में खून को देखकर रोना शुरू कर देता था, अब उसे कोई असर तक न होता था। आपको चूड़ियाँ पहनाने के लिए नहीं कहा गया कि जब वो हाथ आगे करेंगे तब आप पहनाएंगे उसे। जल्दी से इसे हथकड़ी लगाओ, इधर ले आओ। ये कहते हुए वो गाड़ी में जा बैठी और उसने गुस्से से घूरते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। हथकड़ी लगते ही उसने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। लोग तंज से इस पर हंस रहे थे कि थाने की हवा लगवाने वाला खुद थाने जा रहा है। वो भी इनका मतलब समझता था, इस वजह से उसके होठों को तंजन फैलाया और फिर गाड़ी में जा बैठा। गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने जा रुकी। मैडम मुस्तफा, क्या इसे लॉकअप? एक सिपाही ने पूछना चाहा, मगर इसकी बात पूरी होने से पहले इसने जवाब दिया, नहीं, इसे इधर रूम में ले आओ। शान बेनियाजी से कहती वो रूम की तरफ बढ़ गई। मुस्तफा ने उसकी तरफ देखते हुए कुछ सोचकर बैठने को कहा और वो अभी तक गुस्से से उसे तक रहा था। उसके इशारा करने पर उसके सामने बैठा तो उस पर उसके पीछे खड़े थे, जो शायद उसके रखवाली कर रहे थे तो वो भाग न जाए। मगर के इसने कहाँ भागना था? अगर भाग भी जाता तब भी उसे यहीं आना था। मुस्तफा ने कोनिया मेज़ पर टिकाया, मुट्ठी पर चेहरा टिका दिया। सामने डायरी खुली हुई थी और हाथ में पेन पकड़ रखा था। कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, जी, तो आप अपने बारे में तमाम डिटेल बोलते जाएं कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं और मारपीट क्यों कर रहे थे, वगैरह वगैरह। वो जो कमरे का जायजा ले रहा था, इसके बोलने पर तो चौंक कर मुतवज्जो हुआ और उसकी बात खत्म होते ही वो तंज़ मुस्कुराया। बेशक इसकी मुस्कुराहट दिल मोह लेने वाली थी, मगर इस वक्त मुस्तफा को वो जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ओ मिस्टर, मैंने आपको पीसी निकालने का नहीं कहा। इसके मुस्कुराने पर वह ज़रा ऊंची आवाज़ से बोली। उसकी मुस्कुराहट में इजाफा हुआ। वो जैसे उसके गुस्से को एंजॉय कर रहा था। ये देखकर मुस्तफा का पारा एकदम आखिरी लेवल पर जा पहुंचा। ले जाओ इसे और अगले आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे तमाम डिटेल मुहैया करो। उसने गुस्से से उसे देखते हुए सिपाहियों से कहा। ख़ैर है मिस मुस्तफा, कहीं ऐसा ना हो जहाँ आप मेरे बारे में आज हुक्म दे रही हो, कल मैं आपके बारे में ना दे रहा हूँ। वो इसी मुस्कुराहट से बोला, ले जाओ इसे। वो तकरीबन चीखते हुए बोली। उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर उसके साथ चल दिया। क्या कुछ बताया इसने? आधे घंटे बाद जब सिपाही रूम में आए तो उसने उससे पूछा, नो मैडम, वो तो एक लफ्ज़ तक नहीं बता रहा। सिपाहियों ने जवाब दिया, अच्छा, इसे अभी लॉकअप में डाल दो, कल इसका मसला भी हल हो जाएगा। अभी आप अनवर साहब को बुला दे ताकि इस फाइल को देख लें। उसने फाइल की तरफ इशारा किया। दोनों सल्यूट करते हुए बाहर निकल गया। वो फाइल का मुतालिया करने लगी। शान को मेडिकल कॉलेज आते हुए हफ्ता आ चुका था। वो ब्लैक अबाया के साथ ब्लैक दुपट्टे का इस्तेमाल करती थी। आज भी वो अपनी टाइमिंग के मुताबिक कॉलेज में दाखिल हुई। अभी इसने थोड़ा ही फैसला तय किया था कि उसे चंद लड़कों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो थोड़ा चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। बैक वक्त इन लड़कों ने भी उसे देखा और एक साथी को इशारा करके कुछ कहा। नतीजन वो भी इसकी तरफ देखकर भरपूर तरीके से हंसा। फिर वो दोनों तीसरे को कुछ कहते और फिर एकदम कहका लगा देते और वो भी उनके साथ एक साथ शामिल हो जाता। चल हमें तो वो इस तमाशे को देखती रही जो उसकी वजह से वो तीनों मिलकर कर रहे थे। फिर धीमी आवाज़ में बोलती चल दी,
मेरे कमीने हैं, पता नहीं दाखिला किसने दे दिया इन लफंगों को इस कॉलेज में। उन्होंने उसे बोलते देखा ज़रूर मगर समझ ना पाए रहे थे। चल यार अब उठ भी जाओ, और कितनी देर बैठा रहेगा, लेक्चर तो ख़त्म हो गए हैं। वो दोनों उसे आखिर उठाने में कामयाब हो गए। छुट्टी का वक्त था, हर किसी को कॉलेज से बाहर जाने की जल्दी थी। वो तीनों भी अपने अपने बैग उठाकर रूम से निकल आए। गुलजार वो देख मैचिंग मैचिंग खड़ी है। इनमें से एक ने गुलजार को उसकी तरफ मुतवज्जो किया जहाँ शान से खड़ी थी। इत्तेफाकन आज जो गुलजार ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट में था, इस वजह से ही वो मैचिंग मैचिंग कह रहे थे। ब्लैक अबाया, ब्लैक बैग, ब्लैक शूज़ और ब्लैक दुपट्टा। इनमें से एक ने कहा, दूसरे ने शर्ट से कहा, और ब्लैक चेहरा। इसके इस तरह कहने पर तीनों का कहका बैक वक़्त निकला। शांति ने उनकी तरफ गुस्से से देखा। इतने में एक रिक्शा उसके करीब आ रुका। अस्पताल दूर होने की वजह से उसने रक्षा लगवा रखा था। वो तीनों अभी तक कह लगा रहे थे, जाहिल ना हो तो बदतमीज़ गधे जो मुंह में आया कहती। वो रक्शे में जा बैठी। इन तीनों ने उसके लब हिलते देखे, आवाज़ अब भी ना सुन सके। हफ्ता भर वो उसे यूं ही तंग कर रहे थे, फिर वो कभी दिखाई ना दिए। और शांति ने इस पर रब का शुक्र अदा किया। फिर उसकी दोस्ती क्लास फेलो हानिया से हुई। फिर जब इस दिन उसे बुखार था तो वही हानिया ही थी जिसने उसे गुलजार के साथ भेज दिया। शानज़ी को वो दिन अच्छी तरह याद था। उस वजह से वो चाह रही थी, मगर इसके अलावा कुछ चारा न था। और या तो गुलजार को भी थे। जब वो गुस्से से उन्हें घूर कर जाती थी, इसका गुस्से से घूरना गुलजार को बहुत अच्छा लगता था। फिर इन दोस्तों को भी उसने रोका और खुद भी रुक गया इस तरह के रक्तों से। अस्सलाम वालेकुम। वो जो अलमारी में से कुछ तलाश कर रही थी, आवाज़ सुनकर पलटी। वालेकुम सलाम। बैठे सर। अलमारी बंद करके वो भी उनके सामने आ बैठी। वो अभी तक इंस्पेक्टर साहब नहीं आए क्या? ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस शख्स ने इधर उधर देखते हुए सवाल किया। नो सर। उसने दो लफ्जी जवाब दिया। उन्होंने को सोचते हुए सर अस्पताल में लाया। तभी एक सिपाही अफसर में दाखिल ऑफिस में दाखिल हुआ। जुट गया। मैडम वो कल वाला शख्स तंग कर रहा है। सिपाही ने बहुत बना अंदाज में कहा। उसे इधर ले आए, मैं ज़रा पूछूं क्या मसला है इसे? उसने सारा सोचते हुए कहा। अच्छा मैडम, कहने के साथ उसने सलूट किया और बाहर निकल गया। छोड़ो मुझे, मैं भाग नहीं रहा कि इस तरह मजनून की तरह पकड़ रखा है। उसकी आवाज़ अंदर तक आ रही थी। शायद उन्होंने उसे पकड़ रखा था। और वह जो ऑफिस का जायज़ा ले रहा था, आवाज़ सुनकर कुछ चौंका और दरवाजे की जानब देखने लगा। इतने में सिपाही एक शख्स को पकड़कर अंदर ले आए। अरे तुम यहाँ कैसे? उसने हैरानगी से उसे उठते हुए कहा। और शुक्र है खुदा का कि खालिद तुम्हें इसने भेजा। सिपाहियों ने अभी तक उसे पकड़ रखा था। खालिद ने उन्हें छोड़ने के लिए इशारा किया। दोनों एक दूसरे के गले लग मिले। ये हालत किसने बनाई तेरी? इसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तेरी इस भाभी के सिवा और कौन करवा सकता है अपना यश? उसने मुस्तफ़ा की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा। यू इडियट। उसने बात सुनते ही झट से कहा और साथ ही साथ गुस्से से दांत पीसे। दोनों का कहका बेवकूफ़ निकला। वो किस वजह से भला? खालिद ने कंट्रोल करते हुए सवाल किया। वो एक लंबी स्टोरी है, आकर सुनाऊंगा। अच्छा तुम अपनी बाइक की चाबी दो। पेट में चूहे नाच रहे हैं। कल सुबह से वो बेचारे भूखे हैं। अभी कुछ खिला पिला कर आता हूँ। 10 मिनट के बाद तुम्हारे तमाम सवालात के जवाब मुहैया करूँगा। तब तक तुम इनसे मेरे बारे में तफसील जान लो, लेकिन तुम खुद इसे कुछ नहीं बताओगे, ओके? जी जी, जो हुक्म सरकार का। उसने दिल पर हाथ रखा और सबको नीचे करके मुस्कुराकर कहा। सर कहने के साथ उसने खालिद को सलूट किया और मुस्तफ़ा उसके सलूट करने के अंदाज पर सहर अंगेज़ हुई। खालिद ने मुस्कुराकर सर लाया जैसे कह रहा हूँ ठीक है जाओ। खालिद के ने चाबी उसके हाथ में पकड़ाई और वो ऑफिस से निकल रहा था जब उसने मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनी। सर वो बाइक भी लेकर चला जाएगा आपकी? वो ज़ेरे लब मुस्कराया। खालिद भी उसकी बात पर मुस्कराया। बाय द वे इसने क्या किया है? खालिद ने कुछ हैरानगी से उससे पूछा। जवाब में मुस्तफ़ा ने सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। बात सुनते हुए वो ज़ेरे लब मुस्करा उतारा। अभी 10 मिनट में से 1 मिनट रहता था जब दरवाजे से आवाज़ आई। मे आई कम इन? आवाज़ सुनकर दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। वो सर अंदर की इजाज़त ले रहा था। खालिद उसके अंदाज पर मुस्कुराया जबकि मुस्तफ़ा ने दांत कुछ खिंचाए। वो मुस्तफ़ा को देख मुस्कुराया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मुस्तफ़ा ने हैरानगी से उसे देखा। आंखें एकदम हैरानगी से खुल गईं। तो मैडम आप मेरी सीट से उठना पसंद फरमाएंगी? थोड़ा मुस्कुराकर कहते हुए उसने चेयर की तरफ इशारा किया और वो उठकर दूसरी चेयर पर जा बैठी। हैरानगी अभी तक उसके चेहरे से अयान थी। जी तो कल के सवालात के जवाब दे दूँ आपको? कहने के साथ ही वो थोड़ा आगे की तरफ झुका और एक पेन उठाया। खाली कागज़ को अपनी तरफ खिसकाया और उस पर कुछ ड्राइंग करने लगा। जी तो मैं हूँ ज़हा मुस्तफ़ा, इंस्पेक्टर ज़हा मुस्तफ़ा। आखिरी 3 अल्फाज पर उसने थोड़ा ज़ोर दिया और मुस्तफ़ा को देखा। मुस्तफ़ा ने गुस्से से उसे देखा और फिर नज़रें इस कागज़ पर डरा की जिस पर मुस्तफ़ा ने ज़हा ने ज़हा ने 2 आंखें बना दी थी। अच्छा तो ज़हा मैं चलता हूँ।
खालिद ने उठते हुए कहा, "अच्छा, अभी बैठो, मैंने मैंगो जूस लाने का कहा है, बस आने ही वाला होगा।" जहा ने खालिद को देखते हुए कहा और फिर से ड्राइंग शुरू कर दी और उसके हाथ तेज तेज चल रहे थे। इतने में जूस आ गया। जहा ने एक घूंट भरा और फिर से ड्राइंग करने लगा। दोनों के जूस खत्म करने तक वो अपनी ड्राइंग मुकम्मल कर चुका था। जहा ने ड्राइंग का रुख उन दोनों की तरफ किया। "ये शख्स जहाँ कहीं भी नजर आए, मुझे इत्तला कर देना खालिद, बाकी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।" दोनों ने मुज़ाहरा किया और खालिद ऑफिस से निकल गया और पीछे जहा भी चल पड़ा। जहा ने चाबी उसे पकड़ाई। "अच्छा जहा, मुझे ये बात हैरान कर रही है कि तुमने उन्हें अपने बारे में कल क्यों नहीं बताया?" खालिद ने ज़रा परेशान भरे लहजे में पूछा। "ओ मेरे भोले बादशाह!" जहा ने हंसते हुए कंधे थपथपाया। वो रुक गया। "देख, अगर कल इन्हें सारी डिटेल बता देता तो फिर कैसे पता करता कि स्टाफ कैसा है। खुदा का शुक्र है कि कल तक मैं जिनसे मिला हूँ वो तमाम के तमाम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं और आज ASI अनवर साहब से भी मुलाकात हो गई। खैर छोड़ो, तुम बस जानो, तुम जाओ, फिर जल्द मुलाकात होगी।" इस इसने खालिद को रवाना किया ही था कि दूर से आते यूनिफॉर्म में मलबूस शख्स को उसने देखा। फिर वो ऑफिस की तरफ बढ़ गया। गुलजार तेज तेज कदमों से चलता कॉलेज से बाहर की तरफ आ रहा था। जब उसने शानजे को देखा, गुलजार की तरफ उसकी पीठ थी। वो सर नीचे झुकाए दीवार का सहारा लिए खड़ी थी और एक हाथ माथे पर था। गुलजार को लगा जैसे इसका बुखार बढ़ गया हो। अभी कल ही की तो वो उसे छोड़कर आया था। जब उसने हाथ रखा था तो उसे यूं महसूस हुआ था कि आग का गोला कंधे पर किसी ने रख दिया हो। "आयु ओके?" शानजे करीब पहुंचकर गुलजार ने शानजे से पूछा था। शानजे ने अपना माथे से हाथ हटाया। कल वाला वाकया उसे याद आया। उसे यूं लगा जैसे इसका हलक कड़वा हो गया हो। "यस ओके।" इस इसके ज़रा गुस्से से जवाब दिया। हालांकि गुलजार ने महज मुखलिस होकर पूछा था, मगर इस तरह का जवाब सुनकर उसने कंधे उठाए और आगे बढ़ गया। अभी इसी ने चंद कदम ही उठाए थे कि मोबाइल बजने लगा। जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल उठाई। अरे लूम्बर कहीं के, ये थैला कौन उठाएगा?" दूसरी जानब से शायद मकसूद था, जो कि गुलजार का दोस्त था। इसने मोबाइल जेब में डाला और वापस बैग उठाने चल पड़ा। "ऐसे तो बड़ी तारीफ हो रही होती है इस बैग की, और अब ये थैला बन गया।" गुलजार ने फ़ौरन तंज़िया कहा। "हाँ हाँ, कई बार तू कह चुका है कि वो मुझे गिफ्ट कर दे।" मगर इसने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। "ले पकड़।" गुलजार ने किताबें निकाल कर उसे बैग दे दिया। उसने भी बेशर्मी से हंसते हुए बैग पकड़ लिया। "अब चलो, तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, जाऊँगा।" कहने के साथ ही उसने किताबें वहीं वगैरह उठाई और चल पड़ा। मकसूद ने दोनों बैग्स उठाए और उनके पीछे चल पड़ा। "खान, वो देख, मैचिंग मैचिंग। डोंट कॉल हर मैचिंग मैचिंग, हर नेम इज़ शानजे।" गुलजार ने मुंह थोड़ा बिगाड़ कर कहा। गुलजार अभी उससे काफ़ी दूर था, किताबें सीने से लगाए चला आ रहा था, जब उसे यूँ महसूस हुआ जैसे शानजे गिर रही हो। एकदम से उसके हाथ से किताबें नीचे गिरी और उसने भागकर शानजे को गिरने से बचाया। उसके लब हिल रहे थे। गुलजार ने कान करीब किया। वो दुर्बाक पढ़ रही थी। फिर वो बेहोश हो गई। "जल्दी से गाड़ी निकालो।" गुलजार ने चाबी उसे पकड़ाई। मकसूद ने गाड़ी पकड़ी और चाबी पकड़ी और बाहर की तरफ भागा। गुलजार ने शानजे को उठाया और खुद तेज तेज कदमों से चलता बाहर निकला। मकसूद ने ड्राइविंग की, जबकि गुलजार उसे पकड़े बैठा था। करीबी अस्पताल में गुलजार ने शानजे को कमरे में पहुंचाया और खुद परेशानी में टहलने लगा, जबकि मकसूद बैग लेने कॉलेज दोबारा रवाना हुआ। वो ऑफिस में वापस आया और अपनी चेयर पर बैठा। टेबल पर एक नगाड़ दोहराई, साथ बड़ी फाइल उठाई और खोल कर पढ़ने लगा। इतने में दरवाज़ा बजा। वो इस दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुआ। सर से अंदर आने की इजाज़त दी। आने वाला भरपूर शख्सियत का हामिद था। उसने आकर सलूट किया। जहा ने सर से इशारा करके जवाब दिया। जहा ने ताराना नज़रों से आने वाले का जायज़ा लिया। यूनिफॉर्म में मलबूस शख्स सख्त मिजाज लग रहा था। सूजी हुई आंखें, सुर्ख आंखें रात जगह का मुकम्मल सबूत फराहम कर रही थी। जहा को इस बात की कतई समझ न आई। जहा ने आने वाले को बैठने का इशारा किया। मुकाबल चेयर पर बैठा, लेकिन नज़रें जहा पर गाड़ दी। जहा को यह अमल अजीब तो लगा, मगर इसने कोई सवाल न किया। हाँ, लेकिन सवालिया नज़रों से उसे देखा। मुकाबल उसके सवालों को समझ चुका था, इसलिए जवाब देने के लिए लब खोले। "आप यकीनन इंस्पेक्टर हैं?" अंदाज थोड़ा सवालिया था। जहा ने हाथ में सर हिलाया। "हाँ, मैं सर हिलाया।" सवालात अभी भी आंखों में मौजूद थे। "मैं ASI अनवर सलीम।" जहा को पता तो पहले ही चल चुका था कि ये ASI ही है, लेकिन इसके मुंह से सुनना चाहता था। अचानक दरवाज़ा खटका। जहा चौंक कर दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हुआ। पास से एक देर उम्र शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और अनवर की तरफ देखकर बोला,
अनवर सर, आपने तो कहा था कि आप मेरे बेटे को जल्द ही छुड़वा लेंगे, मगर आज तीसरा दिन है, मेरा बेटा वापस नहीं आया। वो लोग तवान की रकम मांग रहे हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। था उसकी बातें तो सुन रहा था, मगर नज़रें अनवर पर ही थीं। अनवर के चेहरे से जैसे एक साया सा गुजरा, मगर इसने जल्द ही अपनी घबराहट पर काबू पा लिया। साहब को चौंका। अंकल, आपका मसला हल हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अनवर ने उसको तसल्ली दी, मगर इसका अंदाज थोड़ा चुगली खा रहा था। ज़ाब को इसी बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसका क्या राज है। एएसआई अनवर साहब, फिक्र क्यों क्या ना करूं। मेरा बेटा, जवान बेटा मुसीबत में है, मैं हाथ पर हाथ धरे सिर्फ आपकी वजह से ही बैठा हूँ। लेकिन आप हर बार नए लफ्ज़ों के साथ तसल्ली दे देते हैं। लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं जाकर इन्हें रकम दे आता हूँ। मेरे बेटे से अनमोल कोई और चीज़ नहीं है। दुनिया की सारी दौलत मेरे लिए इसके बगैर बेकार है। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा आपकी। यहाँ वो उठने लगा। अनवर ने बोलने के लिए लब खोले, मगर उससे पहले ही ज़ाब बोल पड़ा। एक मिनट अंकल, आप मुझे बताएं क्या मसला है। वो जाने लगा था कि उसकी बात सुनकर मुड़ा और रुक गया। उसे अजनबी निगाहों से देखने लगे। बैठिए प्लीज़। उसने हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी पर बैठ तो गया, मगर सवाल अभी भी चेहरे से जाहिर थे, जैसे कुछ देर कबल रहा के थे। मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूँ। उसकी बात सुनकर वो शख्स बोला, मेरा नाम फ़ारूक है। 3 दिन कबल कुछ गुंडों ने मेरे बेटे को उठा लिया। वो कई महीनों से हमारे पीछे लगे हुए थे। वो इस वजह से फिर वो तमाम वाक़यात और मालूमात उसे बताता चला गया, यहाँ तक कि एएसआई अनवर से ताल्लुक़ भी बता दिया कि वो इसके दोस्त का बेटा है और उसने उसके ज़रिए से उन्हें पकड़ाना था, मगर किसी वजह से अभी तक पकड़ नहीं पाए। ज़ाहिर ने तमाम बातें गौर से सुनी। ये ठीक है, आप मुझे कुछ वक़्त दें ताकि मैं आपका मसला हल कर सकूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आपका बेटा खुद लौट आएगा। बस आप इसके हक़ में दुआ करें। दुआ खुदा का काम है। फ़ारूक को इसकी बातें सुनकर अच्छा लगा। फिर वो अल्लाह हाफ़िज़ कहकर जाने लगा। साहब भी उसके पीछे चल दिया। फ़ारूक को उसे नंबर दे दिया कि कहा कि अगर कोई मसला हो तो मुझे इस वक़्त फ़ोन कर दीजिएगा। इसने सर इस बात में हिलाया और चला गया। वो वापस आया तो अनवर ऑफिस से जा चुका था। उसने फ़ाइल का मुताला करना शुरू कर दिया। अभी आधा घंटा भी ना गुज़रा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। कोई अनजान नंबर था। इसने इसने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ खुशी से भरपूर आवाज़ थी, साहब, आपका कहना सच निकला। मैं यूं ही घर आया, मेरा बेटा खुद आ चुका था। आपको अल्लाह खुश रखे। वो दुआएं दे रहा था। ज़ाद थोड़ा हैरान हुआ कि यह कैसे हो सकता है कि तवान लिए बगैर उसे छोड़ दें। कॉल बंद करके उसने मेज़ पर रखा। फिर वह माजी की सोचों में गुम हो गया। मसूद बैग्स लेकर वापस आ चुका था। दोनों रूम के बाहर परेशान खड़े थे। जब भी डॉक्टर बाहर आई। मरीज़ा आपकी मिसेज है, डॉक्टर ने गुलजार से ही सवाल किया गैर अदारी तौर पर। गुलजार ने सर हाँ में हिलाया। बुखार की शिद्दत से बेहोश हुई हैं, इन्हें होश आ जाता है। ये कुछ मेडिसिन ले लें। हाँ, एक और बात, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। आप लेकर घर जा सकते हैं। वो जो जाने लगी थी रुक कर दोबारा बोली, अच्छा तुम रुको, मैं बिल भर के आता हूँ। गुलजार ने मसूद से कहा। मसूद ने हाँ में सर हिलाया। बिल भरने के बाद वह जब वापस आया तो इस वक्त शांति रूम से निकल रही थी। शांति ने एक नज़र दोनों पर डाली और फिर आगे बढ़ने लगी। जब भी गुलजार ने कहा, मैं आपको छोड़ आता हूँ, मैं खुद जा सकती हूँ, आपने जो कुछ किया इसका शुक्रिया। उसके अल्फाज जैसे तंज में डूबे हुए थे। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपके पास कोई गाड़ी भी तो नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप हमारे साथ चलें। राजा थोड़ा हलचल जाया था। नो नेवर, आप जैसे ओछे लफंगों के साथ जाने से तो बेहतर है कि मैं पैदल चली जाऊँ। इसने सख्ती से अल्फाज इस्तेमाल किया था कि वो ये भी भूल चुकी थी कि उसे लाने वाले भी तो वही थे। उसके अल्फाज सुनकर गुलजार ने लब पीछे एक कदम रुका और उसे जाते हुए देखने लगा। आराम से जाती है तो ठीक, वरना उठाकर गाड़ी में ले जाएं। मकसूद गुस्से से उसको देख रहा था और गुलजार से बात कर रहा था, जैसे गुस्सा उसके होछे लफंगों कहने पर आया हुआ था। यानी तुम प्रूफ करना चाहते हो उसके अल्फाज को। अब वो खुद आएगी तो ठीक, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं। खुद को शहजादी समझती है ना। वो इस रास्ते को देखकर बोल रहा था जहाँ से अभी वो गई थी और अब नज़रों से ओझल हो चुकी थी। चलो आओ चलते हैं घर, चाबी दो। चलते हुए वो इससे बोला और हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। श्रावण उसने भी चाबी उसे पकड़ाई। कार में बैठकर गुलजार ने दवाइयों का चोपर पीछे सीट की तरफ फेंक दिया। मकसूद ने बैठते ही उससे तेजी के साथ गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर निकाली। गुस्सा उसके अंदर से जाहिर था। खुद की तस्वीर, और वो भी बेवजह, कौन बर्दाश्त करता है भला है। और फिर वो भी तो इंसान था भला, जवाज के खुद को तजलील कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो तो सिर्फ उसकी मदद करना चाह रहा था। वो भी हानिया की दोस्त होने की वजह से। इससे पहले कि वो गाड़ी जन से भगा लेते, एकदम मूसलाधार बारिश होने लगी।
गुलजार ने गाड़ी की रफ्तार कम की और अभी वो ज़्यादा दूर ना गया था कि उसे एक जगह लोगों का हल्का सा हजूम दिखाई दिया। इसने चौंक कर गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकल कर इस तरफ देखा। मकसूद भी इसके साथ ही बाहर निकल आया। जो ही गुलजार ने शांजे को देखा वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसे 2-3 बार पुकारा, मगर वो टस से मस ना हुई तो उसने उसे उठाया और गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दिया। वहाँ खड़े लोगों ने अजीब नज़रों से उसे देखा, मगर उसे इनकी बिल्कुल परवाह न थी। चंद लम्हे पहले का गुस्सा यकदम जैसे गायब हो गया था। गुलजार ने शांजे को आराम से गाड़ी में बिठाया, चाबी दोबारा से मकसूद को पकड़ाई। मकसूद ने जल्दी से गाड़ी चलाई ताकि वो होश में ना आ जाए और फिर से कोई मुसीबत दरपेश हो। उसने गाड़ी को गर्ल्स हॉस्टल की तरफ वाले रास्ते पर डाल दिया। गाड़ी अस्पताल के सामने जा रुकी और दोनों ने नज़रों में जैसे एक दूसरे से सवाल किया कि अब इसे अंदर कैसे ले जाया जाए। चल हमें, उसने सोचा, फिर उसे गाड़ी से निकालकर अस्पताल हॉस्टल की तरफ बढ़ा दिया। वो जो अभी तक बेहोश थी उसे उठाए इस कमरे की तरफ जा रहा था जो कि उसका कमरा था जिसकी रहनुमाई पहले ही की गई थी। उसे बिस्तर पर लेटाकर वो मुड़ा और बाहर आकर उसने मकसूद से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी स्टार्ट की। तभी मकसूद बोला, अरे वो इसकी किताबें और बैग तो दे दो, कहीं इसके लिए वो दोबारा ना लड़ पड़े। गुलजार ने उसे देखा और फिर गाड़ी बंद करके उसने उसकी किताबें और बैग निकालने को कहा। फिर वो तमाम एशिया जो कि उसकी थी वो उठाकर एक बार फिर से हॉस्टल में दाखिल हो गया। और जो ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो शांजे को बैठे हुए देखा। साथ में एक लड़कियां और भी थीं किताबें और बैग रखते हुए। वो थोड़ा लिहाज से बोला, मिस शांजे आपकी। वो हाथ से इशारा किया। अल्लाह हाफिज़ कहते वो चल दिया। साथ साथ बैठी लड़कियां मदद मुस्कान से उससे जाता देख रही थी। बाहर आकर उसने गाड़ी खड़ी की, घर की तरफ मोड़ी। घर आकर उसे यानी मकसूद को उसने अच्छा सा खाना खिलाया और फिर उसे वो हॉस्टल छोड़ आया। और इधर शाम को जब शांति ने बुक खोली वो देखा तो एक अज़ाफ़ी किताब भी मौजूद थी। उसको एक पल को वो लम्हा याद आया जब वो किताब लेने आया था और उसके बाद वो जो लड़कियों ने उससे सवालात पूछने शुरू किए तो उसने सर पकड़ लिया, लेकिन उनके सवालात फिर भी ख़त्म ना हुए। आखिर वो वहाँ से उठ गई। तब कुछ सुकून मैसर आया। तबीयत अब कुछ बेहतर महसूस हो रही थी। सर झटक कर उसने किताब का पहला सफ़ा खोला जहाँ बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया नाम गुलजार हैदर उसे अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहा था। फिर उसने अगला सफ़ा पलटा और फिर जो वो किताब के सफ़ात खोलती गई उसकी हैरत की इंतहा न रही। मेरी बाल मुझे वापस करो, मैंने तुम लोगों के साथ नहीं खेलना, वो उनके पीछे भागते हुए बोल रहा था, जबकि दूसरे हंसने के साथ साथ उसकी बाल भी वापस नहीं कर रहे थे। तभी किसी ने उसे सख्ती से पकड़ा। इसने पकड़ने वाले को देखा जो कि गुस्से से उसे घूर रहा था और थोड़ा डरा और फिर झिझकते हुए बोला, अंकल वो मेरी बाल। उससे आगे वो बोल ही ना पाया कि उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा। बड़ा आया मेरे बच्चों के साथ ना खेलने वाला। आइंदा अगर मेरे बच्चे के साथ खेलते हुए दिखाई दिया ना तो तेरी खैर नहीं। अगर खेलना है तो फिर भारत के साथ जाकर खेलो, जो कि हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान को हरा चुका है। ले आओ इसकी बाल। वो बाल अपने बाप को पकड़ा गया। इसका गुस्सा अभी भी कम ना हुआ था। न जाने किस बात का गुस्सा इस पर निकाला गया था। शायद पाकिस्तान के हारने का गुस्सा उस पर निकाला गया था। पाकिस्तान हारा भी तो भारत से, जिसको देखने के लिए लोग सारी सारी रात जाकर गुजारते हैं, मगर नतीजा है कि वो भी हार की सूरत में। ये ले पकड़ और दफ़ा हो जा मेरी नज़रों के सामने से। इसने बाल उसके हाथों पर थमाए और गुस्से से बोला था। वो वहाँ से चला आया। आंखों से आंसू रुआं हो गए। कुछ देर वो खड़ा रोता रहा और फिर घर की तरफ चल पड़ा। वह जो ही घर में दाखिल हुआ बाप ने पुकारा। वो मुँह धोकर बाप की तरफ गया। आंसू अब शायद ख़त्म हो चुके थे। खेल आया मेरा शहज़ादा? बाप ने सवाल पूछा। उसने हाँ में सर हिलाया। गुड। बाप ने बेटे के बाल बनाते हुए कहा। फिर अचानक उसने उसके गाल को देखा तो बोला, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है और ये तुम रो कर आ रहे हो? कुछ नहीं हुआ बाबा, मैं गिर गया था तो इस वजह से। उसने बाल बनाई मगर कामयाबी फिर भी ना मिली। सच सच बताओ ज़हा, क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? उंगलियों के निशान कैसे हैं? किसने मारा? इसने प्यार करते हुए पूछा तो ज़हा ने बाप को एक नज़र देखा और फिर बोला, वो लड़के मेरी बाल नहीं दे रहे थे तो फिर हम लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई। सच अब भी इसने ना बोला। जानता था कि इस वजह से झगड़ा बढ़ जाएगा और वो दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई नहीं करवाना चाहता था। फिर उसके बाद उसने इन लड़कों के साथ तो क्या किसी और के साथ भी ना खेला। फारूक वक़्त में पापा के साथ मैच देखता और फिर तस्वीरें बनाता रहता। यूँ वो खुद को मसरूफ़ रखता। इसी वजह से उसने किसी को भी अपना दोस्त ना बनाया, यहाँ तक कि वो 10वीं क्लास में आ गया। 10वीं क्लास में उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जो इससे बात करने की कोशिश में रहता था और इसको फारूक देखता तो इसके साथ आ बैठता, इससे बातें करता। आज तक उसके मिजाज की वजह से कोई भी लड़का इससे फारिग बातें ना करता। हाँ,
ये और बात थी कि कुछ लड़के इससे सबक पढ़ने ज़रूर आते थे क्योंकि वो क्लास में सबसे ज़हीन और खामोश रहने वाला लड़का था। रफ्ता रफ्ता इसकी दोस्ती इसने आने वाले लड़के से हो गई, फिर वो इस कदर बातें करने करते कि ख़त्म ना होती। उसकी दोस्ती इस कदर मशहूर हो गई कि कुछ मनचलों ने उसको लैला मजनू पुकारना शुरू कर दिया। फिर यक दिल दो काले स्कूल की दोस्ती दोनों को एक ही कॉलेज में ले गई। इससे पहले कि इन दोनों की इन लम्हों की याद में वो गायब होता, अचानक दरवाज़ा खटका। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। इसने यस कहा तो अंदर एक कम उम्र लड़का दाखिल हुआ। इस लड़के को देखकर वो कुछ उलझा, फिर मगर फिर उसे बैठने का इशारा किया। आने वाले ने सलाम किया और मुज़ाहरा करने के लिए हाथ बढ़ाया। जहाँ ने सलाम किया और फिर उससे पूछा, जी क्या कहना है आपने? नवादर ने उसको देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, मेरा नाम शहजाद मलिक है, मैं एक केस के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, ऐसा कौन सा केस आ गया जो आपको खुद आना पड़ा? मुझे बुला लिया होता, क्या मतलब है आपका? वो थोड़ा तमतमा कर बोला, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप किसी केस के सिलसिले में यहाँ आए हैं? उसने उसको देखते हुए कहा और खुद कुर्सी की पुष्ट से अपनी पुष्ट तकाई। जी बिल्कुल, उसने जवाब देते हुए मैं जल्दी की। अगर इस कदर यकीन है तो फिर पहले अपना नाम तो दुरुस्त बताएं। एक मिनट वेट करो, उसने गौर से उसे देखते हुए कहा। अगला अभी तक सुकून से बैठा हुआ था। हाँ जी, तो अत्हर शहरानी। जहा ने एक उसकी तरफ देखा जो कि हैरानी से मुंह खोले बैठा था। जहा ने कागज़ अपनी तरफ घसीटा और एक पेन उठा लिया और अब उसने इन कागज़ पर कुछ बनाना शुरू किया, लेकिन फिर उसको दोबारा उनकी जगह पर बैठ रखा और फिर उसकी तरफ देख कर बोला, तो मैं कह रहा था कि अपने बॉस को जाकर बोल दो कि कोई चालाक आदमी भेजे। अगर इसने मेरा पता करवाना है, आप जैसे आदमी भेजेगा तो मैं इस तक बआसानी पहुंच जाऊंगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा और अतर को देखते हुए आईब्रो को बंजिश दी और फिर दोबारा बोला, ठीक है। अतर जो अभी तक हैरान होकर बैठा था एकदम से उठा और बाहर निकल गया। जहा ने दोबारा से पेन पर कुछ तेज़ी से बनाना शुरू कर दिया। शानज़े जो काफ़ी देर से किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, थक की गई इधर उधर एक बार फिर तलाशी नज़रों से किसी गाड़ी को तलाश करना चाहा, मगर नजरें नाकाम ही लौटी। फिर उसने हानिया का नंबर डायल किया और उठाए जाने का इंतज़ार करने लगी। कॉल उठाने के बाद उसने सलाम के बाद ही कह दिया, हानिया तुम अपने ड्राइवर को तो बस स्टॉप पर भेज दो, मैं काफ़ी देर से बस स्टॉप पर आई हुई हूँ मगर कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब है। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। वैसे तुम कहाँ रही हो? उसने हाँ के साथ साथ जो सवाल भी पूछ लिया। शांति ने भी थोड़ा गहरा सांस लेकर कहा, खाला जान के हाँ अकेली है ना? अच्छा ज़रा जल्दी भेज दो उसे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके। हानिया ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और फिर कॉल काट दी। दूसरी तरफ नंबर मिलाने लगी मगर वो नंबर बन जा रहा था। फिर उसने बाप को फ़ोन किया जिससे पता चला कि वो 2 दिन की छुट्टी पर है। वो थोड़ी परेशान हुई मगर फिर से और नंबर डायल करने लगी। सलाम करने के बाद उसने कहा, गुलजार भाई आप शानजे को तो छोड़ आए उसकी खाला के घर। वो क्यों? मैं क्यों जाऊँ? मैं कहीं नहीं जा रहा। गुलजार ने थोड़ा सख्ती से कहा, गुलजार भाई मेरा ड्राइवर छुट्टी पर है और कोई है नहीं कि उससे छोड़ आए। इधर घर में बड़ी आपी आई हुई हैं जो घर से बाहर तो क्या किचन से भी बाहर कदम नहीं निकालने दे रही, वरना मैं खुद चली जाती। वो एकदम से सारी तफसीलात फराहम करने लगी मगर दरमियान में से गुलजार ने बात काट दी, तो वो खुद चली जाए। वो खुद गई तो हुई है बस स्टॉप तक और कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही उसे, वरना वो मुझे कहने की ज़हमत कभी ना करती और ना ही मुझे आपकी इतनी मिन्नत करनी पड़ती। वो जो पहले आराम से बोल रही थी आखिर में सख्त होगी। अच्छा बाबा, अच्छा जाता हूँ, सर ही खाली कर देती हो, जब भी बात करती हो खा जो जाती हो दिमाग को एकदम से। उसने आखिर में उसे चढ़ाने के लिए ऐसी बात की हुक्म बंद कर दिया। वो जो अली को मिलने जा रहा था बस स्टॉप की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी बिल्कुल उसके सामने जाकर रुकी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई, फिर उसने गाड़ी चला दी। ऐसा जो कि उसी ने बताया था, इसलिए उसने खामोशी से अपने काम पर ही तवज्जो दी। उसे छोड़ने के बाद वो वापसी के लिए मुड़ा जबकि वो अंदर दाखिल हो गई, ये जाने बगैर कि वो ड्राइवर ने गुजार था। 2 दिन ने उसने खाला के घर गुजारे। फिर उसने वापसी के आने के लिए खाला से इजाज़त ली। खाला ने कह भी दिया कि अभी तुम्हारे खालू आते हैं तो वो तुम्हें छोड़ आएंगे, मगर उसने उनकी बात टाल दी और अकेली ही घर से निकल आई। एक बस में सवार हुई जो कि उसी की तरफ जा रही थी जहाँ उसने जाना था, जो कि आधी से ज़्यादा भरी चुकी थी। फिर रफ्ता रफ्ता वो बढ़ती चली गई यहाँ तक कि 2 सवारियों की जगह रह गई। वो बैग को गोद में रखे किसी सोच में गुम थी। ड्राइवर ने गाना चला दिया ताकि लोगों का टाइम अच्छा गुजरे। पसंद आ रहा है भाई कहके के साथ ही किसी लड़के की आवाज़ है। शान से चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। 2 लड़के जो कि इसके बराबर वाली दूसरी लाइन में मौजूद थे उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और फिक्रा भी शायद उसी के लिए ही बोला गया था क्योंकि वो गाने के बोल सुनकर एकदम मुस्कुरा उठी थी। उसकी नज़रों में न जाने क्या था कि शानजे को अजीब किस्म का खौफ महसूस हुआ। वो डरकर गाड़ी के दरवाजे की तरफ देखने लगी और वो दोनों अभी भी इस पर फिक्रे कस रहे थे। उसने दिल की गहराइयों से खुदा से दुआ की कि ऐन इसी वक्त बस के दरवाजे
से कोई दाखिल हो। शांति ने गौर से देखा तो वो गुलजार था, जो कि फ़ोन हाथ में उठाए बस में सवार हुआ था। शायद इससे पहले वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। इसने गाड़ी के अंदर नगाह दोहराई, शायद बैठने के लिए सीट तलाश कर रहा था। एक सीट जो कि शांति के साथ वाली खाली थी, इसलिए वो इस सीट की तरफ बढ़ा। सीट पर बैठने के बाद वो फिर से फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। लड़के अभी भी कुछ ना कुछ बकवास कर रहे थे, मगर अब शांति को इनकी परवाह न थी। जानती थी अगर वो हद से बढ़ने लगे तो वो गुलजार से मदद मांग लेगी। गुलजार ने किसी को फ़ोन मिलाया और कान से लगा दिया। अगले ने यूं ही फ़ोन उठाया, उसने फट से कहना शुरू कर दिया, मसूद यार, आज तेरी वजह से मैं पब्लिक बस में सवारी कर रहा हूँ। तूने क्या बोला था भला? बस 10 मिनट रुक जा, और अब घंटा होने को है। मगर तू गधे के सर से सींग गायब की तरह हो गया। अगले ने शायद कुछ सफाई देने की कोशिश की। नहीं, कोई नहीं, झूठ नहीं चलेगा यार, तुझे पता तो है बाबा तुझे पसंद नहीं करते। अगर उन्हें बाइक ले जाने का पता चलता। अगले ने फिर से कुछ बोला। वो थोड़ी देर उसकी बात सुनता रहा। अगर तुझे पता है तो फिर तू ज़रा जल्दी आ जाओ, ताकि तुम्हारी वजह से मुझे इतना लंबा भाषण ना सुनना पड़े, जो कि मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होता। बस अब कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। तुम बस अगले स्टॉप पर पहुंच आओ, ये बस निकलने ही वाली है यहाँ से। इसके बाद उसने कॉल काट दी। हैंड फ्री कानों में लगाया, मोबाइल को हाथ में पकड़े ही कुछ चलाया और कुर्सी के पीछे सर टिका लिया। आंखें मूंद ली, यहाँ तक कि ये भी ना देखा कि साथ वाली सीट पर कौन बैठा है। शान से, जो अभी तक इस खुशफहमी में थी कि वो फ़ोन बंद करने के बाद जिसको सलाम करेगा, मगर उसकी खुशफहमी ही रही। बहुतों आंखें बंद किए, कानों में हैंड फ्री लगाए, सर कुर्सी से टकाए पड़ा था। शांति ने कुछ देर तो उसकी तरफ देखा, फिर इन लड़कों की तरफ निगाह उठाई जो कि अभी भी आपस में इसके बारे में बातें कर रहे थे। फिर वो सामने देखने लगी। बस स्टॉप पर आ रुकी। गुलजार जल्दी से उठा और बाहर चल दिया। शांति ने भी जल्दी से बैग कंधे पर डाला, उसकी पैरवी की। गुलजार मसूद से बाइक की चाबी ले रहा था। शांति ने एक दफ़ा उसे देखा और रिक्शे में बैठ गई, मगर उसकी हैरत इस वक्त बढ़ गई जब वो लड़के भी इसी रिक्शे में सवार हो गए। वो थोड़ा घबराई। मिसिस खान, आप मेरे साथ चलें। गुलजार साथ खड़ा उसी से मुखातिब था, मगर वो कुछ बोलने लगी, मगर गुलजार ने उसके दरमियान में काट दी। उसकी बात दरमियान में काट दी। इसका अगर मगर कुछ नहीं है, आप मेरे साथ चल रही हैं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाएं। कहने के साथ ही वो बाइक की तरफ पर चल पड़ा। शांति ने एक नज़र इन लड़कों की तरफ देखा, जो कि गुस्से से गुलजार को देख रहे थे। फिर बैग उठाकर उसकी तरफ चल दी, बाइक पर उसके पीछे बैठी और इस रिक्शे की तरफ देखा जहाँ से वो लड़के उतरकर उन्हें देख रहे थे। गुलजार ने बाइक चला दी। शांति ने खुदा का शुक्र अदा किया। शांति को इस वक्त इस बात पर यकीन हो गया था कि वो पहचान तो चुका था, मगर जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। गुलजार यूं ही बस में सवार हुआ था, इसने शांति को पहचान लिया था, जिससे उसे देखकर सुकून का सांस लिया था, जिसे बहुत बड़ी मुश्किल से छुटकारा हासिल किया हो। फिर उसके साथ भी खुद जाकर बैठा, मगर इसने सलाम तक नहीं किया था, और इसने खुद भी सलाम ना किया, बस एक नज़र जायज़ा लिया था। फिर वो इसकी परेशानी को समझ गया और साथ ही सुकून का सांस भी उसकी समझ में आ गया। पहले तो इसने सोचा कि इन लड़कों को ही चुप करवा दे या फिर उसे किसी किस्म की तसल्ली दे, मगर उसे इसकी पिछली मुलाकात याद आई तो उसने सर झटका और फ़ोन नंबर मिलाने लग गया। मगर जब उसने मुसलसल बातें करते हुए फिर रिक्शे पर भी साथ बैठे देखा तो उससे रहा ना गया। वो आया तो उनको भगाने के लिए था, मगर फिर पता नहीं कैसे वो शांति से बात कर गया। बाइक हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकी और सामने देखने लगा। शांति के उतरने के बाद वो बोला, अगर अपने साथ किसी को ले जाया करेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कहने के साथ ही वो बाइक जन से भगा ले गया। ये तक नहीं देखा कि आज वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शायद ये उसका बाइक को चलाने का स्टाइल था। जहाँ ने यूनिफॉर्म उतारने के बाद किचन की तरफ रुख किया, फ्रिज से पानी की बोतल उठाई और साथ ही फ्रूट भी उठाए। टेबल पर रखने के बाद उसने छुरी उठाकर उन्हें टुकड़ों में काटा। उन्हें खाने के साथ साथ वो अखबार का मुताला भी कर रहा था, जो कि दिन के वक्त ना कर सका। खाने के बाद उसने बर्तन धोकर इसके ठिकाने पर रखा। छुरी और प्लेट ठिकाना लगाने के बाद उसने शाम के खाने का सोचा। अभी वो सोच ही रहा था कि जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अटेंड करके फ़ोन कान से लगाया। मैं खालिद बात कर रहा हूँ, मैंने तुमसे कुछ कहना है। तुम यूँ करो, साथ वाले होटल में आ जाओ, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। उसने तमाम काम मसरूफ़ करके उसे ओके कह दिया था और फिर चाबियाँ उठाकर बाहर निकल आया। वो जो ही होटल में दाखिल हुआ, उसे कोने वाली मेज़ पर खालिद नज़र आया। वो इसके सामने जाकर बैठा। खाना वो पहले ही ऑर्डर कर चुका था। मुज़ाफ़हा करने के बाद खालिद ने चंद लम्हे उसको देखा और फिर गहरा सांस खारिज किया, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। ज़हा
तुमने उस दिन जो तस्वीर दिखाई थी। वो बात करते करते रुक गया। जहा ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। इस शख्स को मैंने कल देखा था। इसका पीछा भी किया था। लोगों से उसके मुतालिक भी पूछा, मगर सभी लोगों ने उसके अच्छे किरदार की गवाही दी। मगर एक बात मुझे खटक रही है। क्या? कौन सी बात? इसने एक ही सवाल दो तरीकों से पूछा। वो ये कि तुम इसको क्यों तलाश कर रहे हो? खालिद ने उसको गौर से देखते हुए कहा। जहा ने एक नज़र उसे देखा, फिर जग से पानी गिलास में डाला और उठाकर पीने लगा। साथ ही कुछ सोच भी रहा था। नज़रें खालिद पर थी, जो कि उसके जवाब का मुंतज़िर था। है कोई वजह? अभी तुम यूं करो, इस लड़के का पता लगाओ। इसने मोबाइल निकाला और तशरानी के हाथों से बनाई गई तस्वीर निकाल कर उसे दिखाई। तस्वीर दिखाने के बाद इसने मोबाइल बंद करके टेबल पर रखा। इतने में खाना आ गया। दोनों ने सुकून से खाना खाया। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। खाना खाने के बाद दोनों एक साथ बाहर निकले। जहा ने इसका ड्रेस इससे लिया। खुदा हाफिज कहते चल दिया। खालिद ने भी चंद सानिया उसको देखा और फिर वो भी चल पड़ा। जानता था वो इस वक्त तक उसे नहीं बताएगा जब तक खुद तमाम मालूमात हासिल नहीं कर लेगा। जहा घर जाने के बजाय इस ड्रेस की तरफ चल दिया, क्योंकि अभी भी वो खालिद से लेकर आया था। बाइक इस जगह से थोड़ी दूर खड़ी की और खुद घर के करीब जाकर इसका जायजा लेने लगा। अचानक दरवाज़ा खुला। जहा ने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ किया और चलने के लिए कदम बढ़ाया। अम्मा, ये दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं शाम तक आ जाऊँगा। जहा ने ज़रा सी गर्दन मोड़ी और उसे देखा, जो के बाइक पर सवार कहीं जा रहा था, और ये वही था जिसकी वो तलाश में था। ठीक है अहमद पुत्र, बस तू जल्दी आ जाना। मेरा दिल बड़ा घबराता है जब तू कहीं जाता है। ठीक है अम्मा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। उसने कहने के साथ ही बाइक चला दी। इसके जाते ही माँ ने दरवाजे बंद कर दिया। जहा ने सोचा कि इसका पीछा करे, मगर फिर घर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जो ही खुला, उसने सलाम किया। सलाम का जवाब देते हुए इस औरत ने अजीब निगाहों से उसे देखा। मैं अहमद का दोस्त, अहमद से मिलना था। उसके अजनबी निगाहों के जवाब में जहा ने बताया, मगर अहमद तो घर पर नहीं है। इस औरत ने टकासा जवाब दिया। अच्छा, इससे ने अच्छा को ज़रा लंबा किया। तो फिर मैं चलता हूँ। कहने के साथ ही वो मुड़ा। रुको, अब आ गया हो तो घर तो चलो, वो भी आ जाएगा। जहाँ वापस मुड़ा और उसकी तरफ देखा। उसने औरत के अंदर आने के लिए रास्ता दिया। जहाँ घर में दाखिल हुआ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा, ये घर आपका अपना है या किराया? फिर किराए का। औरत ने उसके सवाल को सुनकर ठंडी आह भरी और बोली, हाँ, ये घर तो अपना है, मगर मेरे बेटे को पता नहीं क्यों पसंद नहीं। हर वक्त कह रहा है कि मकान बदलता रहता है। अब जाकर इस घर में रहने के लिए तैयार हुआ है। वो कहने के साथ ही सोचों में गिर गई। सुहा ने उसको सोचों में गिरा देखा तो एक और सवाल किया, ये अहमद आज को फारग है क्या, या फिर नौकरी वगैरह करता है? हाँ, नौकरी करता है। उसने सोचों के गर्दाव से निकल कर जवाब दिया। क्या नौकरी करता है? जहा ने एक बार फिर सवाल किया। मालूम नहीं क्या करता है, बस कभी शाम में जाता है तो कभी सवेरे। उसे वाकई इल्म न था। आपने कभी पूछा नहीं? उसने एक दफ़ा दरवाजे की तरफ देखा और फिर नज़रें उसकी तरफ की। पूछा है कई बार, मगर वो बताता ही नहीं। कहता है, अम्मी आपको पैसे तो मिल जाते हैं ना, बस इसी की ही फ़िक्र किया करें, ये ना पूछा करें करता क्या हूँ। अच्छा। जहा ने फ़कत इतना कहा। क्या मैं इसका कमरा देख सकता हूँ? जहा ने इजाज़त मांगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकते हो, आखिर इसके दोस्त हो। उसने जल्दी से जवाब दिया और फिर उठ कर खड़ी हुई। जहा को इसके कमरे में पहुँचा कर बोली, तुम खाना खा कर जाना, मैं बस अभी बना आती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा कर आया हूँ, बस यहाँ से गुजरा था तो सोचा अहमद से मिलता चलूँ, फिर आऊँगा तो खाना खाऊँगा। उसने तफसीली जवाब दिया। ये सुनकर वो वापस मुड़ गई, जबकि जहा ने उसके कमरे का जायजा लिया। हल्का सा मुस्कुराया, मतलब वो मामले की तह तक जा सकता है। फिर उसने तस्वीरें बनाई और एक साथ ही हल्की सी तलाशी भी ली, लेकिन तमाम हिस्से को उनके ही हालत में रखा ताकि तलाशी लेने का पता ना चले। फिर बाहर निकला। एंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? उसने जब मशरूब को देखा तो हाथ के इशारे करते हुए बोला, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो तो तुम्हें ऐसे कैसे जाने देती, इसलिए ये बना लाई। कहने के साथ ही वो गिलास में अंडेलने लगी। जहा ने वो पीने के बाद जाने की इजाज़त मांगी। अच्छा, तो भी मैं चलता हूँ, ये रख लें, आने का प्रोग्राम था, नहीं तो कुछ ख़रीद नहीं सका। उसने जेब से 2 चॉकलेटें निकाल कर उन्हें देते हुए कहा, नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस अल्लाह से दुआ है तुम खुश रहो। तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे आने से मुझे पता नहीं क्यों इतना सुकून मिला है। वो इस बात से लाइलम थी। रख लें। जहा ने ज़बरदस्ती उन्हें थमा दी। वो खुदाफिज कहने के साथ मुड़ा और बाहर निकल आया। अच्छा बेटा, अपना नाम तो तुमने बताया नहीं और मैंने भी पूछा नहीं, वो जो दरवाजे में खड़ी थी अचानक बोली। वो वापस मुड़ा और मुस्कुराया, मतलब नाम फिर भी पूछ लिया गया था और उसकी झूठ बोलने की आदत नहीं थी, और अपना असल नाम वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताना तो था। आगा जहा ने नाम बता ही दिया, डेज लाइट। वे कौन सा नाम है भला? वो मुस्कुराकर बोला, जो भी समझ लें, यही बुलाते हैं मेरे दोस्त मुझे, आप भी बुला सकती हैं। अच्छा, आप खुदा हाफिज़। वो मुड़ा और आगे बढ़ गया, जबकि वो उसे जाता देखते हुए मुस्कुरा रही थी। बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। नाम तो उसने दुरुस्त बता दिया था, मगर वो भी नहीं जान सके
गा। ये वो जानता था, क्योंकि वो जानता भी जितना भी चालाक था, मगर ज़हीन बिल्कुल नहीं था। वो जान चुका था। घर आने के बाद उसने मोबाइल से वो तस्वीरें निकाली और एक-एक को नोट और से देखने लगा, मगर उसे इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना नज़र आई जिसे वो चाहता था। अली यार, वो मेरी किताब तुम्हारे पास तो नहीं? गुलज़ार किताब बैग में डालते हुए बोला। कौन सी किताब? अली, जो उसके साथ ही बैठा था, मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। 2-3 दिन पहले थी मैं इससे पढ़ाया था, इसके बाद वो किताब मिली ही नहीं, घर में भी नहीं है। वो तफसीलन बोला। नहीं तो मेरे पास तो नहीं, अली सोचते हुए बोला। गुलज़ार एक नज़र इस पर डालकर मसूद की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो कि अब फारग हो गया था। मसूद ने दस्ते समय तमाम एशिया बैग में डाली और फिर गुलज़ार को देखा, जो कि सोचते हुए उसे देख रहा था। अरे याद आया मसूद, उस दिन तुमने बैग खाली करवाया था, अब सारी बुक्स भी तुम लेकर आए थे, कहीं मेरी किताबें तुम्हारे पास तो नहीं? वो याद आने पर सोचते हुए मसूद से पूछ रहा था। नहीं, मेरे पास तुम्हारी कोई किताब नहीं है। वह एक बार फिर बैग खोलकर चेक करने लगा। अब यही किताबनामा चलता रहेगा या फिर बाहर भी चलोगे? वैसे भी गुलज़ार, तुम्हारी किताबें गुम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी किताबों के बारे में तुम्हारे टीचर्स को पता है। यही नोट करने वाली खूबी तुम्हें तमाम टीचर्स के सामने मुमताज़ करती हैं। खैर, अगर गुम हो भी जाए तो तुम मेरे लिए लेना। अब चलो भई, ब्रेक ज़ाया करने का इरादा है या फिर वो अनजाने में इसकी तारीफ कर ही गया? अच्छा चलो चलते हैं ग्राउंड में, ये मसला बात का है। गुलज़ार उठते हुए बोला। अली ने पेनों किताब के साथ साथ दस्ता भी उठा लिया। तीनों एक साथ क्लास से बाहर निकले। अली, मसूद और गुलज़ार की दोस्ती इसी कॉलेज में आकर हुई थी। अली थोड़ा संजीदा, जबकि गुलज़ार किसी बात का असर न लेने वाली शख्सियत थी, और यही बात थी कि जिसकी वजह से गुलज़ार के वालिद उसे नापसंद करते थे, जबकि अली की संजीदगी उन्हें बहुत पसंद थी। तीनों की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। इसकी एक वजह ये थी कि आज तक तीनों ने किसी भी लड़की को इस ग्रुप में शामिल होने की जुर्रत नहीं करने दी थी। तीनों ग्राउंड के एक कोने में जाकर बैठे। अली ने दस्ता और किताब खोलकर रखा और पेन खोलते हुए बोला। गुलज़ार, यूँ करते हैं, फजूल बातों की बजाय कोई अच्छा टॉपिक पढ़ लेते हैं। गुलज़ार ने किताब उठाई और एक-एक वर्ड उलटने लगा। आखिर उसने एक जगह उंगली रखी और बोला, आज ये पढ़ लेते हैं। उसने पेन अली से लिया और दस्ता अपनी तरफ घुसाया। फिर उसने समझाने के साथ-साथ लिखना भी शुरू कर दिया। अरे, इस लड़की को रोको, कहीं बेइज्जती ना करवाए। खान ग्रुप की तरफ जा रही है। अरे, तुम कोई असर ही नहीं ले रही, एक लड़की दूसरी से कह रही थी। इसको भी तो पता चले कि वो क्या करते हैं, हमें किसी ने रोका था क्या? वो इसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, जबकि साथ वाली परेशानी से इसकी तरफ देखने लगी। शांजी, जो गुलज़ार की तरफ बढ़ रही थी, दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराई। तीनों ने करीब पहुंचकर उसे सलाम किया। आवाज़ सुनकर तीनों ने गुस्से से नज़रें उस पर डाली, मगर फिर जल्द ही मसूद और अली ने नज़रों का ज़ाविया बदलकर गुलज़ार की तरफ देखा, जो कि उसकी तरफ देख रहा था। शांजी अपने मामूल के हुलिये में थी, किताब के इर्द गिर्द हम बाजू माइल किए वो उसकी तरफ देख रही थी। गुलज़ार ने सलाम का जवाब दिया, नज़रों में सवाल किया। मैं ये किताब देने आई थी इस दिन। आपकी किताबें मेरी किताबों के साथ आ गई थी। उसने सवाल समझ लिया, इसी वजह से किताब आगे बढ़ाते हुए बोली। वैसे इस किताब ने मुझ पर यह इंकशाफ ज़रूर कर दिया कि चांद से चक्कर काट कर गुलज़ार के सामने जा बैठी। गुलज़ार ने किताब पकड़ने के बाद इसकी तरफ देखा, जो कि बैठ चुकी थी। क्या गैर अदारी तौर पर गुलज़ार के मुंह से निकला। चांद से मुस्कुराई और बोली, वो ये कि आप बेहद मेहनती होने के साथ साथ एक ज़िम्मेदार इंसान हैं। रोज़ाना का लेक्चर नोट करना और हर कोई नहीं कर सकता। साथ ही उसने अली की तरफ देखा, जिसकी नज़रें कभी मसूद तो कभी गुलज़ार और कभी शांसी की तरफ उठ रही थी। वैसे आपका गुड नेम? शांसी ने अली से आखिर सवाल पूछ लिया। अली हमजा। नाम बताने के सिवा इसके पास चारा ना था। शांसी ने हाँ में सर हिलाया, फिर मसूद की तरफ देखते हुए बोली, आपका नाम तो मसूद है, इस बात का तो मुझे पता चल चुका है। दोनों ने गुलज़ार को देखा, जिसे कह रहे हों कि एक लड़की इनसे इस कदर फ्री क्यों हो सकती है, और गुलज़ार खुद भी यही सोच रहा था। आप लोग यूँ देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ कि मुझे कैसे भगाया जाए। मुझे कोई नहीं भगा सकता जब तक मैं खुद ना चाहूँ, लेकिन आप लोगों की मुश्किल आसान किए देती हूँ, मैं खुद चली जाती हूँ। वो उठते हुए बोली। तीनों ने एक दूसरे को देखा ज़रूर, मगर रुका नहीं। वो जाते जाते रुकी और मुड़ कर बोला। वो माथे पर हाथ मार कर बोली। तीनों ने जल्दी से उसे देखा। मैं तो भूल ही गई, मैंने आप लोगों से सॉरी बोलना था और साथ ही थैंक्स भी कहना था। वो क्यों? ज़रूर सब गुलज़ार ही बोल पाया। बाकी दोनों एकटक उसे देख रहे थे।
वो इस वजह से कि मैंने आप लोगों को मतलब समझा और काफ़ी कुछ सुना भी दिया इस दिन। फिर अब मुझे आप लोगों के बारे में समझ आ गई है और थैंक्स इस दिन आपकी मदद करने के लिए, और साथ ही हॉस्टल छोड़ने का भी शुक्रिया। वो तफसीलात बताने के बाद मुस्कुराए और वापस मुड़कर चल दी। इन तीनों ने उसे जाता देखा और दोनों लड़कियां भी हैरत से शांजे और इन तीनों को देख रही थी, जो कि अभी शांजे को जाता देख रहे थे। फिर इसके बाद तकरीबन हर रोज़ इनकी मुलाकात हो ही जाती थी। अब इनमें ज़रा बराबर भी अजनबियत ना रही थी। इस बात की खबर पूरे कॉलेज में गर्दिश कर रही थी कि खान ग्रुप में एक लड़की की एंट्री हो चुकी है, और ये देखकर चंद एक लड़कों ने इस ग्रुप में आना चाहा लड़कियों ने इस ग्रुप में आना चाहा, मगर वो इसमें कामयाब ना हो सकी। क्या गुजार, ये मैचिंग मैचिंग रोज़ आकर टाइम वेस्ट करवा देती है, और तू हमें पढ़ा ही नहीं पाता। मकसूद गुजार से शिकवा कर रहा था। ओके, आज ये लोग ये आ, आ, आज ये आप लोगों की मैचिंग मैचिंग आ गई तो भी पढ़ाऊँगा। अब खुश कौन मैचिंग मैचिंग? शांति जो करीब आ चुकी थी उसकी आवाज़ सुनकर बोली। तीनों एकदम उछले। फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नंगा शांति की तरफ उठाया, जिससे ने आईब्रो खिंचाए। आखिर उन्हें बताना ही पड़ा, जिसको सुनकर वो खिलखिला कर हंसी। फिर उसके बाद इन तीनों ने पढ़ना स्टार्ट किया और शांति इनको पढ़ता देखने लगी। आज आप लोगों के उस्ताद साहब नहीं आए। शांति का टाइम अब उनके साथ ही गुजरता था, तो अब भी फ़ारग होने के बाद इस तरफ आ गई। हाँ, वो आज ही मसला हो गया है। इस टॉपिक की समझ नहीं आती। जितनी बार भी पढ़ा दूसरों से, और उसकी समझ तो खुद गुलजार को भी नहीं आई थी। अब इस हफ्ते पे पेपर्स था और ये टॉपिक अहम भी था, तो हम लोग इस वजह से परेशान हैं। अली और मकसूद बाकी परेशान थे। दिखाओ तो ज़रा क्या है इसको हमारी, मैं भी तो देखूँ। शांति ने किताब हाथों में पकड़ी और फिर उसके बाद दस्ता उठाया और इन तमाम लोगों के समझाए गए तरीके देखे। अरे वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, समझाने के काबिल। आओ मैं ही समझा देती हूँ। शांति ने किताब का सफ़ा निकाला और पेन पकड़ा। चल हमें उनको पढ़ाया और उसकी तरफ देखा, जो कि किसी उलझन का शिकार थे। वो इसकी शक्ल देखकर मुस्कुराए। वो इनकी उलझन जानती थी। फिर उसने लिखना और साथ साथ समझाना भी शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छा समझाती हैं, वाकई में पता ही नहीं चला कि हम आपसे ही पहली बार पढ़ रहे हैं, और ना ही टाइम गुजरने का पता चला। बड़े ही मज़ाया अंदाज में आपने समझाया। अब इनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर्स तक। अली ने उसकी मुस्कुराते हुए तारीफ की और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। वैसे आपका सिगरेट पीने का अंदाज़ इस कदर उम्दा है कि मैं बता ही नहीं सकती। शायद लड़कियां आपकी इस पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपके सिगरेट पीने के अंदाज़ पर फ़िदा हो जाती होंगी सिगरेट पीने देख। चंद ने मुस्कुराकर कहा, वाक़ई वाक़ई आप दोस्त समझिए, लड़कियां इसकी इसी अदा पर ही फ़िदा होती हैं, मगर ये किसी पर फ़िदा ही नहीं होता। मसूद ने अली की तरफ देखते हुए हंसकर कहा। अली ने उससे आंखें दिखाई। चंद मुस्कुराई। जहाँ होटल में खालिद के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ था। जहाँ ने आतिश रानी के बारे में इत्तला दी थी। इसके बारे में भी कुछ अहमद की तरह ही इत्तला मिली थी। इससे एड्रेस लेकर तहा ने इसका शुक्रिया अदा किया। खाना खाने के बाद खालिद से इजाज़त मांगी। इसके जाने के बाद जहाँ ने बिल अदा किया और एक गिलास पानी लेकर टेबल पर रखा और खुद इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। जहाँ का रुख दरवाजे की तरफ था। अरे वाह, ही इज़ सो हैंडसम। मैं अभी इससे बात करूँगी। जहाँ ने अपने पीछे से आवाज़ सुनी और गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। चेहरे पर हल्के गुस्से के तासुरात देखकर वो लड़की जल्दी से बैठ गई, जो कि उससे बात करने के लिए खड़ी हुई थी। इस टेबल पर 3 लड़कियां बैठी आपस में बातें कर रही थी, जिनमें से एक खड़ी उससे बात करने के लिए हुई थी, मगर इसको देखकर बैठ गई। जहाँ ने एक नज़र उसे देखकर गिलास उठाया और खड़े खड़े मुंह से लगाया और एक घूंट भरकर दोबारा टेबल पर रखा। हाय, तीनों लड़कियों की आवाज़ एक साथ सुनाई दी। जहाँ चौंका और एक दफ़ा फिर से पीछे देखा, मगर उनकी तरफ मुतवज्जो ना थी। जहाँ ने सामने देखा उससे पहले कि आने वाली शख्सियत उससे टकरा जाती। ने एक हाथ से उसके मुंह से पकड़ा और खुद से टकराने से बचाया। गुस्से में इसके मुंह से निकला, मैडम देख कर चला करें। अगली ने गुस्से से उसे देखा। यूं ही दोनों की नज़रें मिली, आंखों में हैरत पैदा हुई। आने वाली ने एक रसूली निगाह उस पर डाली और आगे बढ़ गई। जहाँ उसके गुस्से को देखकर मुस्कुराया। ये तुम लोगों की पतीसी अंदर क्यों नहीं जा रही मुस्तफ़ा? यार कितना मज़ा आता अगर तुम इससे टकरा जाती, मगर अफसोस। मुस्तफ़ा ने उसकी बात सुनकर दांत पीछे और उसकी तरफ देखा, जो अभी भी दूसरी तरफ रुख किए खड़ा था, मगर वो जानती थी वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। खाना ऑर्डर किया? मुस्तफ़ा बैठते हुए पूछने लगी। नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, इनमें से एक बोली। मुस्तफ़ा ने वेटर को बुलाया और खाना ऑर्डर किया। जहाँ ने गहरी सांस ली और बकाया और पानी पिया। एक नज़र पीछे देखा और फिर कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। मुस्तफ़ा ने उसे जाते देखा, तभी खाना आ गया। वो लोग खाना खाने लगे।
जहाँ ने खालिद के दिए गए एड्रेस के साथ बाइक जाकर रोकी। बंद ताले ने उसका मुँह चिढ़ाया। जहान चंद लम्हे वहीं बैठा रहा, फिर बाइक आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर जाने के बाद उसने बाइक टिकाने लगाई और खुद वापस मुड़ा। अभी वो घर से दूर था, जब उसे दूर से बाइक की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वो दरख्त की ओर में हो गया। आने वाला अतहर ही था ताकि तो ताला खोलकर वो जल्दी में दाखिल हुआ। जहाद दरख्त की ओर से उसे अंदर जाता देख रहा था। तभी वो तेज़ी से बाहर निकला और ताला लगाकर दोबारा वापस चला गया। जहाँ ने उसे जाता देखा तो आगे बढ़ा। घर का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद आखिर उसे अंदर जाने की जगह मिल ही गई। अंदर जाकर उसने पूरे घर का मुकम्मल तौर पर मुआयना किया, तलाशी भी ली। फिर इकलौते कमरे की तरफ बढ़ा, वहाँ की तलाशी ली, मगर उसने हर चीज़ को उसकी जगह पर रखा ताकि पता ना चले, मगर उसे वहाँ कोई भी काबिल एतराज़ चीज़ दिखाई ना दी। उसके बाद उसने पूरे घर की तस्वीरें बनाई। इसके बाद उसने घर के की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर निकलकर वो बाइक लेने चल दिया। घर आकर उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और साथ ही दूध भी निकाल लिया। पानी पीकर उसने चाय बनाई और कप में डालकर वो कमरे में बढ़ा। चाय पीने के साथ साथ वो तस्वीरें भी देखने लगा, जो कि अभी बनाकर आया था। इससे इन तस्वीरों से भी वो हासिल ना हो सका, क्योंकि वो चाहता था सुबह उठकर उसने नाश्ता बनाया, वहाँ बैठकर खाना खाया। अभी वो अनमोल और अतर के बारे में सोच रहा था। खाना खाकर उसने बर्तन धोए, चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया। फ्रिज से दूध निकाल ही रहा था, जब भी दरवाज़ा बजा। दूध निकाल के रखा, दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाजे पर खालिद खड़ा था। दोनों मिलने के बाद अंदर आ गए। जहाँ ने 2 कप चाय बनाई और कप में चाय डालकर वो बाहर निकल आया। चाय उसे पकड़ाई और आने का मकसद पूछा। इसने उसे मैच देखने की पेशकश की। जहाँ ने चंद लम्हे सोचा, फिर जॉब का बहाना गढ़ा और उसे दुखी नहीं करना चाहता था। यार, पाकिस्तान और भारत का मैच है और मुझे बाकायदा टीम ने इनवाइट किया है, इस वजह से मैं तुम्हें साथ ले जाने का कह रहा था। सारा खर्चा वही उठाएंगे। यूँ समझो हम दोनों टीम का हिस्सा शुमार होंगे। गोल्डन चांस है हमारे पास, प्रोटोकॉल भी मिलेगा हमें। खालिद ने उसे समझाने के लिए कहा, मगर फिर उसे सोचते देखा तो मुँह बनाते हुए बोला, अच्छा अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इनकार कर देता हूँ। ओके, चलूँगा। खालिद ने खुशी से उसे देखा। अच्छा तो फिर सामान पैक कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो, वरना आज 2 बजे जाना है और कल मैच है, फिर वापसी। अगर तुमने वहाँ रुकना हो तो पैक कर लो। इसने ज़ाक को तफसील से बताया। ठीक है, बस 1-2 सूट ले लूँगा। जहान ने खालिद से खाली कप लेकर अपना भी उठाया और किचन की तरफ चल दिया। खालिद भी उसके साथ साथ चलने लगा। कप धोकर उनकी जगह पर रखा और कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। बल्कि यूँ करो, मेरे ये कपड़े भी तुम अपने साथ लेकर जाओ, अपने सामान के साथ पैक कर लेना। खालिद को जहान ने कपड़े थमाए और खालिद ने कपड़े पकड़े। जहान ने तैयारी करनी शुरू कर दी। यूनिफॉर्म बदल कर बाहर निकला। ये तुम कहाँ जा रहे हो? खालिद से जब राह ना गया तो पूछ बैठा। पुलिस स्टेशन। वो फ़ोन और दूसरे सामान उठाते हुए बोला, लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगा। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। सारे सामान जेबों में डाले। चलो कहने के साथ ही वो मुड़ा और बाहर निकलता चला गया। खालिद भी इसके पीछे निकला। घर को लॉक लगाया और दोनों अपने अपने रास्ते को हो लिए। मुख्तलिफ फाइलों का मुतालिया करते उसे टाइम का पता ही न चला। तभी फ़ोन बजने लगा। उसने देखे बगैर फ़ोन उठाया। अबे कामर्ड, क्या तुमने वहीं रात भी गुजारने का प्रोग्राम बना रखा है? आगे खालिद ही था। क्यों, क्या हुआ? वो इसकी बात सुनकर समझ ना पाया। वाह मेरे शहजादे वाह, ज़रा घड़ी पर नज़र डाल लिया कर, आज कहीं जाना था शायद। आगे वाले तपा बैठा था। तभी तंजन बोला। ने एक बार घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई जहाँ घड़ी वक्त बता रही थी। और वो सॉरी, वो वाकई परेशान हुआ था। मैं बस निकलता हूँ, अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, मैं बस यूँ आया। वो फ़ोन करने के साथ साथ तमाम फाइल्स को बंद भी कर रहा था। अगले ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। इसने उसे जेब में डाला और फाइलों को अलमारी में टिकाने लगा और जल्दी जल्दी बाहर निकला। बसपा ने उसे जल्दी जल्दी जाते हैरानगी से देखा, मगर रोका नहीं। अगले 10 मिनट में वो वहाँ मौजूद था जहाँ बाकी टीम थी। सबसे मिलने के बाद वो खालिद से भी मिला, जो कि गुस्से में था। जहाँ ने उसे मनाया और अपनी मसरूफियात से भी आगाह किया, जिससे वो मान गया। कहा जाता था वो जितना जल्दी नाराज़ होता है, इससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी मान जाता है। खालिद ने सबसे ज़ाक का तारुफ करवाया। तमाम ने कुछ दिली से उसका इस्तकबाल किया। कप्तान नहायत ही मिलनसार आदमी था। उसने ही खालिद से ज़्यादा असरार किया था, जिसकी वजह से वो भी एक टीम का हिस्सा करार दिए गए और उन्हें भी वैसे ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। वैसे कप्तान साहब, आपने इस बार जहानत का थोड़ा सा मुजाहरा किया है, जो इस इंस्पेक्टर को भी इनवाइट किया है। अब कोई भी मसला हुआ तो हमें कोई फ़िक्र नहीं होगी, क्यों साथियों? इनमें से एक बॉलर ने मुस्कुराते हुए कहा।
थोड़ा सा तो लिहाज कर लो। अब मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों का कप्तान हूँ। कप्तान ने उन्हें शर्म दिलाने के लिए कहा, मगर उन्होंने इस बात का असर न लिया। तभी ज़ाक का फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और कान से लगाया। अच्छा, अब पाकिस्तानी टीम, तो आप लोग ज़रा तरतीब से खड़े हो जाएं। ज़रा एक दो तस्वीरें बनाने दो। खालिद, तुम तस्वीरें बनाओ। कप्तान ने पहले तो टीम से और आखिर में खालिद को कैमरा पकड़ाते हुए कहा। सब जल्दी से तरतीब में खड़े हो गए। जानते थे अगर देर की तो कप्तान साहब जितने अच्छे हैं इतने ही गुस्से के भी तेज हैं, फिर लड़ पड़ेंगे। जी, तो कैमरामैन जल्दी से बनाओ, टाइम कम है। कप्तान उनके साथ खड़ा हो गया। जा इनके दरमियान में खड़ा फ़ोन सुन रहा था। पता नहीं आगे कौन था जिसकी बातें उसे मुसलसल मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। बस इतनी ही काफ़ी है। कप्तान ने खालिद को हाथ से आने का इशारा किया। अब ये तस्वीरें अपलोड कर देते हैं ताकि आवाम खुश हो जाए। कप्तान ने तस्वीरें अपलोड करते हुए कहा, पाकिस्तानी टीम इज़ गोइंग टू मुल्तान। उसने ज़ेरे लब पढ़ा और लिखकर अपलोड कर दिया। तस्वीरें वाकई अच्छी आई थी। टीम के दरमियान फ़ोन सुनने के साथ साथ मुस्कुराते लब और साथ ही पुलिस की यूनिफॉर्म उसे सबसे अलग कर रही थी। वही सब में नुमाया था। चलो चलो, जल्दी से सवार हो जाओ। कप्तान ने जल्दी का शोर मचा दिया। ये किसकी राइटिंग है? किसने समझाया है? वो अभी इतना मुश्किल टॉपिक। दूसरे दिन जब गुलजार ने समझाने के लिए दस्ता खोला, देखकर हैरानी से बोला, शानज़े ने। अली ने मुस्कुराकर कहा, ये कैसे हो सकता है जबकि वो है भी हमसे 1 साल पीछे। वो हैरानगी और परेशानी से बोला, अगर तुझे यकीन नहीं है तो ये वीडियो देख लो। मकसूद ने जेब से फ़ोन निकाला। खोलने लगा। वो इस वक्त में वीडियो बना रहा था तो शानज़े आ गई। तभी इसने देखे बगैर अगली जेब में सेल डाल दिया था। खुद ब खुद वीडियो बनती गई। उसके जाने के बाद मैंने देखा तो पूरी वीडियो बन गई थी। सेल खोलने के बाद वीडियो निकाली और फ़ोन गुलजार के हाथ में दे दिया। इधर उधर की आवाज़ें और साथ ही ग्रासी ग्राउंड की वीडियो चलना शुरू हो गई। थोड़ा आगे कर लो, ये पहले की है। जब वो नहीं आई थी, मसूद की बात सुनकर गुलजार ने थोड़ा आगे किया। तभी शांति की आवाज़ आई, आज आप लोगों के उस्ताद साहब नहीं आए। गुलजार उसको सुनकर मुस्कराया। उसके मज़ीद मज़ेदार टॉपिक कहने पर वो मुस्करा कर हंसा। इसके बाद उसे मुस्कुराता देखकर भी मुस्करा दिया। जानता था इन लोगों की शक्लें देखकर मुस्कराई होगी। वीडियो में शानज़े बिल्कुल बाकायदा नज़र भी आ रही थी और इसके सामने पड़ी किताब और दस्ता भी। गुलजार ने उसकी तरह वीडियो देखी और उसे भी वाकई समझ आ गई। उसने मोबाइल वापस मकसूद को पकड़ाते हुए कहा, ये वीडियो मुझे सेंड कर दो अभी अभी। फ़ोन निकाल कर ऑन किया। मकसूद ने उसे वो वीडियो भेजी। बाद में शानज़े से मिलते हुए उसने इसकी तारीफ़ भी कर दी। अभी भी शानज़े के साथ खड़ा था। आज चूँकि मकसूद ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना था तो अली ने वो पढ़ाने की ज़िम्मेदारी ले ली। इस वजह से वो अकेले शानज़े के साथ खड़ा बातें कर रहा था, वरना वो चारों साथ साथ बैठकर बातें करते थे। अरे यार, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और आज कैंटीन भी बंद रहेगी। साथ में होटल भी कोई नहीं है। तेरा एक भी लफ्ज़ भेजे में नहीं घुस रहा। यूँ करते हैं, साथ बाहर से खाना खाते हैं। ऐसे भी आखिरी 2 लेक्चर फ्री हैं। मकसूद जो काफ़ी देर से उससे समझाने की कोशिश कर रहा था, आखिर तक आकर बोला, गुलजार कभी नहीं मानेगा। अली ने अपनी तरफ से हाँ का कहा कह दिया। साथ ही गुलजार का भी बताया, वो ये मेरी जिम्मेदारी है, तू ये रख कर आ, मैं इसे बुलाता हूँ। मकसूद उठते हुए बोला। अली ने किताबें समेटी और अंदर चलने लगा। गुलजार, यार बहुत भूख लगी है, आओ बाहर से खाना खाते हैं। मकसूद गुलजार के करीब आकर बोला। नहीं, गुलजार ने नफ़ी में सहलाया, यार आखिरी लेक्चर फ्री है, आपने चलना है। उसने गुलजार से कहा, साथ ही शांति से भी पूछ लिया। नहीं, मेरे लेक्चर फ्री नहीं है, उसने मलामत से कहा। फिर भी नहीं, गुलजार ने ज़रा सख्ती से कहा। क्या है यार, मैं भूख से मर रहा हूँ, तुझे ज़रा सी भी परवाह नहीं है। ठीक ही कहते हैं लोग, बलोच बेरहम और ज़ालिम होते हैं। वो भी, और तू भी तो बलोच है। मकसूद जो भूख की वजह से गुस्से में था, आखिर गुलजार पर निकाल कर चला गया। वो ये बात भी जानता था कि अली गुलजार के बगैर नहीं जाएगा। आज बलोच हैं शानज़े, जो हैरान थी गुलजार से सवाल कर हुई। हाँ, गुलजार ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, वो वाकई भूखा है और मुझे पता है अली भी मेरे बगैर इसके साथ नहीं जाएगा। लेकिन वो जो जाने के लिए लगा था सुनकर मुड़ा। शाम से परेशानी और हैरानगी से उसे देख रही थी। क्या? लेकिन हैरान और परेशान देखकर गुलजार ने सवाल किया।
लेकिन बलोच तो बेवफा होते हैं। अटकते हुए आखिर उसने परेशान होकर कहा, बेशक। गुलजार मुस्कुराया और झट से जवाब दिया, पर शाहज़ादे की हैरानगी और ज़्यादा बढ़ गई, और ये देखकर गुलजार की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बेशक बलोच बेवफा होते हैं, मगर जिससे वफा करते हैं ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं, मरते दम तक, कहने के साथ ही वो मुड़ा और आगे बढ़ गया। शाहज़ादे को देर सुकून मैसर आया। तब वो मुस्कुराहट ने छुपा और वो उसे जाता देखने लगी, जिससे ने निगाहों से ओझल होने से पहले हाथ हिलाया था। यार कितने मज़े हैं दोस्ती के भी। वैसे भी कप्तान मेरा दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी है, और ये सब इसी की वजह से मिल रहा है, सभी फ्री में। और वो भी इतने प्रोटोकॉल के साथ। खालिद, जो अभी थोड़ी देर पहले उठा था खाना खाते हुए, जहाज़ की आवाज़ सुनकर रुका और गुस्से से उसे घूरा। हाथ में पुलिस की यूनिफॉर्म उठाया। वो वाकई ही उसकी बातें सुनकर तंग आ गया था। खालिद ने झट से उसकी तस्वीर ले ली। बड़ा ही प्यारा लग रहा है, देख तो। उसने तस्वीर सामने की, जबकि ज़ा गुस्से से घूरता आगे बढ़ गया। दोनों एक ही रूम में थे, जबकि बाकी टीम दूसरे कमरे में थी। वो यूनिफॉर्म रखकर वापस मुड़ा ही था, जब कप्तान अंदर दाखिल हुआ, परेशानी में खालिद से गोया हुआ। खालिद, एक मसला हो गया है। खालिद चुप ही रहा, तभी वो परेशानी से दोबारा बोला, वो टोनी की टांग का मसला है। कभी कभार बहुत दर्द करने लगती है। वैसे सारा का सारा ठीक ही सारा साल ठीक ही रहती है, मगर 2 दिन कोई भी हो, चाहे सर्दियों के या गर्मियों के, दर्द करती है। तुम्हें पता तो है, हमारे पास 2 ही बॉलर हैं। अच्छा खेलने वाला वही टोनी है। वो अब ज़्यादा देर नहीं खेल सकेगा, और दूसरा है भी थोड़ा। और अब मैं क्या करूं? दूसरा किसी भी बॉलर को बुलवा भी नहीं सकते। टाइम बहुत कम रह गया है, अब तो हारने का पक्का चांस है। वो वाकई परेशान था और हिम्मत हार चुका था। परेशान सोचती नजरें खालिद पर थी। जहाँ भी उसकी बातें सुनकर परेशान हो गया। खालिद परेशानी में कप्तान को देख रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, तो वो मुतमईन होकर मुस्कुराया। ये जहाँ है ना, बेस्ट बॉलर है स्कूल की। जिस भी टीम में होता था वही टॉप करती थी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ना के हाथों ही भारत से जीतेगा। खालिद ने हाथ से जहा की तरफ इशारा किया और साथ में तारीफ भी कर दी। कप्तान ने जहा को देखा, जो कि हैरत में घिरा खालिद को देख रहा था। आखिर में खालिद को देखकर बोला, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है, तुम दुरुस्त ही बता रहे होगे। ओके, मैं चलता हूँ, मैं उसे थोड़ी देर में बुलाऊंगा। जावो जहा का कंधा थपथपाते हुए खालिद से बोला, और बाहर निकल गया। जहा जो हैरान खड़ा था, जो ही उसे बाहर जाते देखा, होश में आया। ये तू मुझे किस मुसीबत में फंसा रहा है? वो गुस्से से खा जाने वाले लहजे में बोला, यार तू पहले भी तो खेल चुका है स्कूल में, और जो तू जिस भी चीज़ में हाथ डालता है वो कामयाब हो जाती है। वो स्कूल लेवल था खालिद, हार भी जाता तो मसला नहीं था। अब वो 2 ममालिक की बात है, वो भी भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान हार गया तो सारा मलबा मेरे बॉलर होने पर डाला जाएगा। वो उलझन में बोल ही गया, मतलब तू नहीं खेलना चाहता ये है? खालिद ने उसको देखते हुए पूछा। बिल्कुल, जहा ने फट से जवाब हाजिर किया, ठीक है, मैं इसे कह देता हूँ। अभी दो बॉलर से काम चला ले, हमारा क्या जाएगा? हम तो नहीं हारेंगे। हारेगा तो पाकिस्तान। खालिद गुलगुज़ लहजे में बोल रहा था। जहा परेशान था, वो उसे छोटी तसल्ली नहीं देना चाहता था, जो हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान भारत से हारेगा। आखिर खालिद के आंसू बाहर निकल ही आए। वो उन्हें साफ करते हुए कमरे से बाहर निकला। साहब के दिल पर ठूंसा लगा। उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि पाकिस्तान के हारने पर बोले थे, और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी अजीब किस्म की गुजरी थी। बचपना छोटा था, जो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर इरादा करके बाहर निकला ताकि खालिद को रोक सके। वो खालिद को वापस ले आया और उसे चुप करवाया। उसे अपने जीतने की दुआ करने को कहा। उसने इरादा किया कि वो खेलेगा और भारत के साथ खेल कर और जीत कर दिखाएगा, ताकि चाचा का शिकवा भी दूर हो जाए। तभी कप्तान का बुलावा आ गया। दोनों ने मुस्कुरा कर देखा, और जहा बाहर निकल गया। अरे तुम्हारी आंखें सुर्ख क्यों हो रही हैं? गुलजार परेशानी से पूछ रहा था। बुखार है हल्का सा, वो लापरवाही से बोली, मगर गुलजार के गुस्से को देखकर दोबारा बोली, वो अपना ख्याल नहीं रखती ना, इस वजह से। इसने वजह बताई। तुम फिर ख्याल क्यों नहीं रखती अपना? बीमार हो जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? यही हल्का का बुखार अगर बढ़ गया तो बिस्तर पर पड़ी रहना वजह से पढ़ाई का नुकसान भी होगा। जो तबीयत नागवार होती है वो अलग। वो वाकई ही फिक्रमंद था। गुलजार अब ज़्यादातर वक्त उसके साथ गुजारता था। हाँ, अली व मकसूद से भी बात हो जाती थी, मगर उन्हें पढ़ाता अब वो इस वक्त था जब शाहज़ा फारिग ना होती, वरना वो इसी के साथ साथ रहता, इसके लिए फिक्रमंद होता, इसी की खुशी में खुश रहता। इसकी दोस्ती की खबर पूरे कॉलेज में यूं फैली जैसे जंगल में आग लग गई हो, और दोनों थे ही तो तमाम कॉलेज वालों से मुनफिद। वो गुलजार जो लड़कियों से फारिग हो, फारिग कोई बात
उससे भरी कोई बात ना करता था, उससे दूर भागता था। शाम से तो थी ही मुनफरिद नेचर की, लड़कों को सीधे मुंह जवाब ना देती और ना ही लड़कों से बात करती। इसकी वजह से भी कुछ इनकी दोस्ती तमाम मेंबर्स तक पहुंच गई थी। वो तालब इल्म थे या उस्ताज़ा। हानिया से भी शामज़ी की दोस्ती बढ़ चुकी थी। हानिया भी उसकी दोस्ती से बेखबर ना थी और वो इसके लिए खुश भी बहुत थी। जी तो कैमरामैन तस्वीरें बनाओ, कप्तान ने मुस्कुराते हुए खालिद से कहा। यार कप्तान, तेरे साथ मसला क्या है? मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता और तेरे ये चौंसले ख़त्म नहीं हो रहे। टोनी जो हंसमुख था, अब दर्द की वजह से गर्म हो गया था। बस सीधा मुंह स्माइल के साथ कप्तान ने जो तक ना रेंगने दी। कान पर सब जोश खुश तो थे, मगर टोनी की वजह से परेशान थे। जब जहाल उलझा सा था कि आया वो खेल भी सकेगा या नहीं। यार ये जहा की तस्वीरें इस कदर प्यारी क्यों आती है? पिछली तस्वीर में भी यही नुमाया था और अब की बार भी। साथ साथ इस पर पुलिस और ये दोनों यूनिफॉर्म भी जचते हैं। पाकिस्तानी टीम बेफोर पेडिंग इसने बात करने के साथ साथ तस्वीर भी अपलोड कर दी। इसके बाद वो होटल से बाहर निकले। ज़ाद सब्ज़ यूनिफॉर्म में बहुत ही प्यारा लग रहा था। अरे कल वाला जो पुलिस की यूनिफॉर्म में था, आज वो खेलने जा रहा था। देखो कितना प्यारा लग रहा है। लड़की ने जो ही उसकी तस्वीर देखी तो साथ बैठी लड़कियों से कहने लगी। मुस्तफ़ा ने कल की तरह आज भी तवज्जो ना दी, जबकि बाकी कुछ जोशो खरोश से देखने लगी। भाई की टीम सबसे पहले बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरी। पाकिस्तानी टीम ने सबसे पहले बॉलिंग करवाने के लिए टोनी को भेजा था। पूरी तवज्जो टोनी पर दिए हुए था कि वो किस तरह से बॉलिंग करवाते हैं, मगर वो ज़्यादा देर ना खेल सका। इसके बाद दूसरे बॉलर को भेजा गया। थोड़ी देर तक तो वो खेलता रहा, मगर उसकी भी हिम्मत इस वक्त जवाब देने लगी जब उसकी एक बॉल गलत हो गई। तभी जहा को भेजा गया। जहा ने पूरे दिल से के साथ पाकिस्तान के जीतने की दुआ की और मैदान में उतरा, मगर इसकी पहली बॉल ही उसे दगा दे गई। इसने भारतीय टीम को वाज़ेह अपना मजाक उड़ाते देखा, जो कि हंस इस बात पर रहे थे कि तमाम बॉलर एक जैसे निकम्मे हैं। जबकि पाकिस्तानी टीम के चेहरे पक हो गए थे। वो अपनी नाकामी का इंतजार करने लगे थे। शायद ये सब देखकर ज़हा को अच्छे भले मौसम में भी पसीने छूट गया, मगर इसने हिम्मत ना हारी। दोबारा बॉलिंग करवाई, जो कि उसे कामयाब कर गई। गेंदबाजी के लिए उसने पूरी भारतीय को आउट कर दिया। हर तरफ से नारे बुलंद हो गए। आखिर में उसने पाकिस्तान को जिता ही दिया और जीत हाथों में पकड़ा दी। बहुत ही मुश्किल मुकाबला था। भारतीय टीम इस बार भी जीतना चाहती थी और उसने हाथ पांव भी बड़े मारे, मगर आखिर में 3 नंबरों से रह गई। भारतीय टीम गुस्से से उसे घूर रही थी। जानते थे इसकी बदौलत पाकिस्तान इससे जीत गया, मगर ज़रा को ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो उसे घूरता देखकर पूरे दिल से मुस्कुराया और ये जलती पर तेल का काम कर गया। खालिद ने मैदान में आकर पाकिस्तानी और भारतीय दोनों टीमों की तस्वीरें बनाई। अच्छा ज़हा, एक बात तो बता, ये तेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें इस कदर ठंडे मौसम में बार बार क्यों हो रही थी भला? किस वजह से? खालिद ने ज़हा से पूछा था। वो उसे अपने हारने का यकीन हो गया था इस वक्त। इस वजह से टोनी ही था जो कि हाजिर जवाब था। दर्द अभी भी था, मगर वो चुप कहाँ रहता था। हाँ, मगर अगर दूसरा बॉलर थोड़ा चुपचाप रहता था। हाँ वाकई ठीक कहा। मुझे अभी भी यूँ लग रहा है जैसे ख्वाब में पाकिस्तान जीता हो। वो जो वापस होटल जा रहे थे, रास्ते में बेतकल्लफ होकर बातें कर रहे थे। नहीं नहीं, तूने वाकई जीत पाकिस्तान की झोली में डाली है। पहले तो हमें देखकर लगा था कि अभी दूसरे लम्हे तुझे आउट कर दिया जाएगा, मगर तूने उन्हें आउट कर दिया। कप्तान खुशी से बोला। हाँ, इसी वजह से उसके चेहरे लट्ठे की माने सफ़ेद हो गए थे जब तो उन्हें पहले बॉल करवाई। टोनी ने हंसते हुए उनका मजाक उड़ाया। अच्छा तो नौजवानों, अब खाना तो खा लिया, कल का क्या प्रोग्राम है? फिर रुकना है या कल ही निकल जाएंगे? मुल्तान से होटल में बैठकर सबने इकट्ठा खाना खाया। उसके बाद कप्तान, जो कि उम्र में उनसे बराबर में था, उससे सवाल कर रहा था। नहीं, कल ज़रा सैर कर लेंगे आप लोग और मैं भी थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, फिर चलेंगे इकट्ठे। टोनी हाजिर था जवाब देने के लिए। नहीं, मुझे जाना होगा, कल यही एक दिन की छुट्टी थी, काफ़ी नुकसान करेगी ये मेरा। हाँ, अगर आप लोग रुकना चाहें तो रुक जाएं। ज़हा ने अपना जवाब पेश किया। हम लोग भी सुबह जाना चाहते हैं। बाकी टीम ने भी उसका साथ दिया। टोनी ने कंधे खुंचाए। अच्छा, वो ज़रा तस्वीरें तो दिखाओ। कप्तान को जो ही याद आया, खालिद से बोला। सब ने एक साथ मिलकर तस्वीरें देखी। आखिर में कप्तान ने तस्वीरें अपलोड करते हुए देखा। पाकिस्तानी टीम एंड भारतीय टीम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट मैच। चलो अब आखिरी बार विदा होने से पहले तस्वीरें ही बना लो मेरे साथ यादगार के तौर पर, कप्तान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा।
ये तो करता क्या रहा है परसों से, बल्लेबाज के ने कहा। जैसे प्यार से सब राजा कहते रहते थे पाकिस्तानी अवाम को लम्हा लम्हा की खबर देने के लिए, ताकि वो भी लुफ्तंदोज हो सके। अच्छा अब बनाओ तस्वीर। वो पहले राजा को जवाब दे रहा था, फिर खाला से बोला। तभी जाका फ़ोन बजने लगा। जहाँ ने फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। खालिद ने तस्वीरें बनाई, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें बन गई जैसी आते वक्त थी। जहाँ वैसे फ़ोन सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। बस यूनिफॉर्म की जगह सफ़ेद शर्ट और खाकी पैंट में मलबूस था, मगर फिर भी उससे अलग दिखाई दे रहा था। पाकिस्तानी टीम इज़ गोइंग टू होम का कप्तान ने तस्वीरें अपलोड की, जबकि बाकी सवार होने के लिए आगे बढ़ गए। वैसे तो ये बता आते हुए भी तुझे फ़ोन आया तो तू मुस्कुरा रहा था, जाते हुए भी इसकी क्या वजह है? खालिद को जो बात चुभ रही थी आकर मुंह पर आ ही गई। आते हुए बाबा का फ़ोन था, मैच देखने का कह रहे थे, तमाम काम छोड़कर, और जाते हुए भी उन्हीं का ही फ़ोन था। मुबारकबाद दे रहे थे। वो सामने देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा। खालिद ने अच्छा को लंबा खींचा। वो इसी मुस्कुराहट से बोला कि दोनों बाकी लोगों को सवार होता देखने लगे। शांजा जो अभी अभी कॉलेज के हदूद से बाहर ही निकली थी, किसी ने उसे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। इसने मजामत करनी चाहिए, मगर साथ बैठे शख्स ने उसके सर से गन लगा दी। तमाम मजामत में ही दम तोड़ दी। उसे हुदैर उम्र शख्स के सामने लाया गया। बारोब शख्सियत ने सोचती नज़रों से उसका जायजा लिया। शांजा गुस्से से उसे घूर रही थी। वो मूली के मुताबिक स्याह हजाब, स्याह बाया और कंधे पर स्याह बैग डाले खड़ी थी। आखिर उसके गुस्से का पैमाना लबरेज हो ही गया और सवाल पूछ लिया। अगर आपका जायज़ा पूरा हो चुका हो तो बताएं कि किस लिए लाया गया है मुझे। गुड क्वेश्चन। अगले पर उसके सवाल ने गहरा असर डाला। मैंने दरअसल पूछना ये था कि वो वो लम्हा भर को रुका। तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? कौन से बेटे? वो सोचते हुए बोली। ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं, गुलजार की बात कर रहा हूँ। वो मेरा बेटा है। उसने ज़रा सी सख्ती की, मगर वो ये नहीं जानता था कि आगे कौन है। शामजी कबाल पर उसकी सख्ती ने बिल्कुल असर न किया, और ना ही वो इस बात से डरी कि उसके गार्ड्स पीछे खड़े हैं। अच्छा। वो तंजीम बोली। तो आपने अपनी ताकत की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया होता तो आपको पता चल जाता कि ना तो मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, ना ही वो गुस्से से उसे सुना गई। मुझे अच्छी तरह से इल्म है कि तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों को देखकर उन्हें जाल में फंसा लेती हैं। मिडिल क्लास का सबूत तो आपने दिया है मुझे इस तरह से ठुआ के। अगर अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ होता तो मुझे बुलवा लेते और मैं आपकी बात सुनने ज़रूर आती, और नहीं तो गुलजार के वालिद होने की वजह से। मगर नहीं, वो शायद गुस्से में इस वजह से थी क्योंकि उसे ठुआया गया था। अगला गुस्से को पीता रहा। चंद लम्हे शादी उसे गुस्से से घूरती रह जाती थी। वो हक पर है। मैं आपको 3 दिन की मोहलत देती हूँ। आप इसे खुश रख सकते हैं या नहीं? इन 3 दिनों में मैं इससे बिल्कुल नहीं मिलूंगी, मगर चौथा दिन मेरा होगा। वो जो उसे मोहलत देने वाला था, चांसलर ने उसे ही 3 दिन की मोहलत दे दी थी। और वो वापस मुड़ी और कदम बाहर को बढ़ाने लगी। फिर से वापस मुड़कर बोली। ऐसे हमारे दरमियान दोस्ती जैसे पकीज़े रिश्ते के अलावा कुछ भी नहीं। फिर वो बाहर निकलती चली गई। मैडम आई, मैं आपको छोड़ आता हूँ। ड्राइवर जो साहब के इशारे पर आया था आर्जी से बोला। वो उठवा सकते हैं, मगर मैं जाऊँगी खुद से। आपको तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। कहने के साथ ही वो बाहर निकल गई। तुम ज़रा इसकी फैमिली बैकग्राउंड को पता करके तो दो, और साथ ही इसके किरदार का भी। उसने साथ खड़ा आदमी से कहा। जी साहब, उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, इसने सख्ती से कहा। ओके साहब। वो कहने के साथ ही बाहर निकल गया। अगले दिन से तमाम मालूमात मिल गई। घर में टोटल 4 फ़र्द हैं, वालिदैन के अलावा एक लड़का और साथ ही ये लड़की जो कि अभी पढ़ रही है। इसके अलावा वो अमीर घराना था और उससे भी काफ़ी ज़्यादा अमीर। वो जो उसे अपने से कमतर समझते हुए थे, ये सुनकर हैरान हुआ और उसे अपने फेल पर शर्मिंदगी हुई, मगर अब वो शर्मिंदगी का मुदावा करना चाहता था। अब यहाँ जहा को जो टेबल के पास आ खड़ा हुआ था, उसे देखकर एक लड़की हैरानगी से बोली। और वही लड़की थी जो उस दिन उसको मिलने के लिए खड़ी हुई थी, मगर उसे गुस्से में देखकर बैठ गई। मुज़फ़्फ़र, आप मेरी बात सुने। दहा ने इस पर तवज्जो ना दी और मुस्तफ़ा से कहते हुए कोने वाली मेज़ की तरफ बढ़ा। मुस्तफ़ा ने यूं ही उसकी आवाज़ सुनी, खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ गई। दहा ने वेटर को बुलाकर 2 चाय लाने को कहा। मुस्तफ़ा के बैठते ही चाय आ गई। ज़हा ने चाय पीने का इशारा किया। मुस्तफ़ा ने कुछ कहे बगैर चाय उठा ली। ज़हा ने मुस्कुराकर उसे देखा। चंद घूंट भर गया। उसने चाय टेबल पर रखी और मोबाइल खोलते हुए बोला। ये चंद तस्वीरें दिखानी थी आपको, और साथ ही कल की रिपोर्ट भी लेनी थी। मुस्तफ़ा कप उठाए उसकी बातें सुनती रही।
देखें, इसमें आपको कोई काबिल तराश चीज़ लगे तो बता दें। उसने मोबाइल से उसे थमाते हुए कहा। वो एक-एक चीज़ को गौर से देखने लगी। आखिर में उसने इस चीज़ की निशानदेही कर दी। दोनों में वो एक जैसी शक्ल की हामिल थी। इस तस्वीर में थोड़ी-सी वो आंखों को ज़रा-सा सिकुड़कर बोली। ज़ारा ने इससे मोबाइल लेकर खुद गौर से देखा। उसे भी वो नज़र आ ही गया, मगर वाज़िया समझ नहीं आ रही थी। ओके थैंक्स, मैं चलता हूँ फिर। वो उठते हुए मुस्कुराकर बोला। मुस्कान ने चाय को देखा, जो कि वैसे ही पड़ी थी। उसने खुद भी चाय को वहीं छोड़ा और तेज़ी से उसकी टेबल की तरफ गई जहाँ पहले बैठी थी। मुझे निकलना होगा। वो तेज़ी से गाड़ी की चाबी उठाती हुई मुझसे माजरत ख़्वाह अंदाज़े में गोया हुई भी तेज़ी से बाहर निकल गई। वो ज़ारा का पीछा कर रही थी। वो घर से थोड़ा फासले पर रुक गया था। वो भी वहीं उससे थोड़े फासले पर रुक गई। वो इस पर नज़र रखे बैठी थी। जभी उसका फ़ोन बजा। कोई अनजान नंबर था। उसने फ़ोन कान से लगाया। मसला मैडम, अगर यहाँ तक आ ही गई हो तो थोड़ी मदद ही कर दें। आगे से आवाज़ आई। उसने ज़ारा की तरफ देखा, जो कि कान से फ़ोन लगाए बैठा था। उसके बाद उसने फ़ोन जेब में डाला और बाइक से उतरा। मुस्कान भी उतरी। ज़ारा उसके आने का इंतज़ार करने लगा। मुस्कान ज़ारा की तरफ बढ़ने लगी। यार, ये चौथा दिन है और शानज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। क्या छुट्टी पर है? गुलज़ार वाक़ई उसके लिए परेशान था। अलिया मसूद से पूछ रहा था। नहीं तो बस आज कल लेट आ रही है, मसूद ने जवाब दिया। लेकिन फिर भी एक झलक तक नहीं देखी मैंने। क्या जल्दी जाती है? वो फिर से परेशानी में बोला। लेकिन फिर भी छुट्टी टाइम ही जाती है। हाँ, वो हानिया बता रही थी कि वो फारिग वक़्त कॉमन रूम में गुज़ारती। दूसरी बार भी मकसूद ने गुलज़ार सुनकर और परेशान हो गया। ये 3 दिन उसने किस कदर मुश्किल से काटे थे, वो और उसका खुदा जानता था। शानज़ वाक़ई उससे 3 दिन नहीं मिली थी। तभी शानज़ कॉलेज के गेट से आती नज़र आई। उसने तीनों को साथ खड़ा देखा तो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी। ये तुम 3 दिन कहाँ गायब थी? गुलज़ार उसके कुछ कहने से कबल ही बोल पड़ा। तुमने मुझे मिस किया? वो मुस्कुराते हुए सवाल करेगी। हाँ, बहुत, बेसाख्ता उसके लबों से निकला। अच्छा, मैं ये तुम लोगों को के कार्ड्स लाई थी। वो चंद लम्हे खामोशी उसे देखती रही, फिर कार्ड्स बैग खोलकर कार्ड्स निकालने लगी। 3 उन्हें एक-एक करके दिए और बाकी एक दोबारा से बैग में डाला। ये कार्ड्स पढ़ते हुए दूल्हे का नाम क्या लिखा गया। नाम आतिफ अलवी। किसकी शादी हो रही है और किसके साथ? मकसूद पढ़ने के बावजूद भी पूछ गया। मैंने सर से 2 दिन की छुट्टी ले ली है। परसों ही मंगनी है आप ही की। वो खुशी से बोली और उसे खुश देखकर गुलज़ार भी मुस्कुरा दिया। दुल्हन कौन है? मकसूद इस बार पर सवाल कर गया। शानज़ इकबाल और कौन? शानज़ ने फ़ख्र से कहा। अच्छा, मैं ये हानिया को दे दूँ? ओके। वो तेज़ी से अच्छा, मैं ये हानिया को दे दूँ? ओके। वो तेज़ी से बोलती आगे बढ़ गई, जबकि गुलज़ार वहीं जम सा गया। मकसूद और अली ने उसे देखा तो अली बोला, अभी तो मंगनी हो रही है, तू उसे रोक ले। नहीं, देखा नहीं वो कितनी खुश है? वो बोल तो गया था, मगर आंसुओं से जवाब दे दिया और आंखों से बाहर निकल आए। मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग नहीं आओगे। शानज़ सजी सवरी गुलाबी फ़्राक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। हानिया और गुलज़ार ही आए थे, उसके अलावा और कोई ना आया था। अली और मकसूद ने साफ इनकार कर दिया था आने से। गुलज़ार मुस्कुराया, जबकि दिल रो रहा था। आंखें हल्की सी सुर्ख थीं। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं कुछ खाने का कहकर आती हूँ। अभी काफ़ी देर है। बाबा तो मंगनी का कह रहे थे, मगर मैं तो डायरेक्ट निकाह का बोला है। क्या बता आप ही का इसी वजह से लेट हो गया। वो उनको लेट होने की वजाहत देती आगे बढ़ गई। हाँ, वैसे ही आप ही लकी, इतनी फर्माबरदार और इतनी मासूम लड़की मिल रही है। ऐसे 2 लड़कियाँ आपस में बोलती जा रही थीं। गुलज़ार उनकी बातें सुनकर खुद को कंट्रोल ना कर सका। आंसू रुआं हो गए। तभी शानज़ अपने बाप का हाथ पकड़े उनसे बातें करते आते दिखाई दी। गुलज़ार ने जल्दी पहले आंखें साफ की। शानज़ ने दोनों का अपने बाप से तारुफ करवाया। तभी हानिया का फ़ोन बजा। इसने बाबा का फ़ोन कहकर उसके बाबा का फ़ोन कहकर उठाया। ओके। बाकी देर का खामोशी रहने के बाद उसने कहा। फ़ोन बंद करने के बाद उसने माजरत खाना लहजे में कहा। शानज़, पापा को मुझसे काम है, मुझे जाना होगा, फिर आ जाऊँगी। अच्छा गुलज़ार, तुम कुछ कर लेना। सवारी का गाड़ी लेकर जा रही हूँ। वो शानज़ के बाद गुलज़ार से बोलती बाहर निकल गई। गुलज़ार, बेटा तुम ठीक तो हो? इकबाल भी, जो कब से उसे नोट कर रहा था, आखिर करीब आकर बोले। शानज़ कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर। वो वहीं बैठा आंसू सख्त किए उसे देख रहा था। वो सब में दर्द है थोड़ा? वो इकबाल को जवाब देते हुए बोला। थोड़ा नहीं, बहुत। अच्छा, आओ तुम टैबलेट ले के सो जाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो इनको उठा ले गया और ज़बरदस्ती उसे सुला दिया। अच्छा, तो मिस्टर साहब यहाँ है और मैं भी कहूँ शायद चले गए। शानज़, जो अपने कमरे में निकाह के बाद आई थी, उसे देखते हुए खुद से बोली। फिर वो बाहर चली गई। वो सहन में थी जब गुलज़ार उठकर बाहर आया। रात हो रही थी और गुलज़ार को देखकर मुस्कुराया। वो अभी भी उसी होलिया में थी जैसे सुबह थी। तभी आफ़ी भी सहन में आया। आफ़ी, तुम यूँ करो, गुलज़ार को छोड़ आओ। वो आफ़ी को देखकर बोली।
लेकिन कम से कम निकाह वाले दिन तो बख्श दो। वो जो थका हुआ था शानजे से बोला, बस तुम छोड़ के आ रहे हो वरना कान से पकड़ कर ले जाऊंगी। ओके जाता हूँ, वो ढीले अंदाज में बोला और बाहर निकल गया। ये तुम कहाँ जा रही हो? वो शानजे को भी गुलजार के साथ आते देख कर बोला, आपकी तलाक क्लियर कर सके, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और कल कॉलेज जाना है, तो इस वजह से दोनों को छोड़ोगे। वो उससे बोलती ओके जाता हूँ, वो ढीले अंदाज में बोला और बाहर निकल गया। अच्छा, और इससे बोलती गाड़ी में बैठ गई। गुलजार आफी के साथ आगे बैठा जबकि शान से पीछे सारा रास्ता वो चलती रही। जहा और मसफा दोनों अहमद के घर के सामने खड़े थे। मसफा गुस्से और शर्मिंदगी में थी। जहा इसकी हालत को देखकर महसूस हो रहा था। लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। मसफा ने नजर उठाकर जहा को देखा जो कि धीमी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। ये देखकर मसफा चिड़क सी गई और वापस मुड़कर जाने ही लगी। जहा ने जल्दी से उसका बाजू पकड़ा। उसे गुस्से से मुड़कर उसे देखा, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जहा ने जल्दी से मसफा का हाथ छोड़ दिया। दरवाज़ा खुलने वाला अहमद की वालदा थी और वो उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। जहा ने सलाम किया और अंदर दाखिल हुआ। मसफा अभी भी बाहर खड़ी हुई थी। तुम भी आ जाओ, इसी औरत ने दोबारा कहा। वो गुस्से से जहा को देखती अंदर दाखिल हुई जो कि आगे जा रहा था। ये कौन है बेटा? इसी औरत ने जहा से पूछा। मसफा समझी कि ये जहा का घर है, मेरे साथ काम करती है। अच्छा, मैं पानी पी के आता हूँ, वो उठते हुए बोला। मैं ले आती हूँ। वो औरत उठी और पानी लेने चली गई। आपने तो कहा था कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी मदद की ज़रूरत है आपको? वो उसे देखती हुई बोली, है ना, बताता हूँ। वो संजीदगी से सोचते हुए और इधर उधर देखते हुए बोला, ये अहमद कहाँ है आंटी? जहा ने पानी पीकर पूछा। मसफा जो अभी तक इस औरत को उसकी माँ समझ रही थी, आंटी कहने पर हैरान हुई। वो काम से कहीं गया है, कल तक आएगा, उसने जवाब दिया। अच्छा। जहा ने सोचती नज़रों से घर का जायजा लिया। कुछ देर उससे इधर उधर की बातें और अहमद की बातें करने के बाद जहा ने कहा, हम ज़रा कमरे में जा रहे हैं, आपने खाना पका लिया? नहीं, उसने यकलफ़ी जवाब दिया। आप खाना पका लें, हम खाना खाकर जाएंगे, तब तक मैंने इसे काम समझाना था, वो समझा लूँ। वो उठते हुए बोला। वो खाना पकाने किचन में चली गई। मसफा और जहा अहमद के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैतले तो मसफा इस कमरे को देखकर हैरान हुई क्योंकि वही कमरा तो तस्वीरों में देख कर आई थी। फिर जहा के कहने पर इसने एक एक चीज़ की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जहा ने तब तक वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा ऐसी जगह लगा दिया जहाँ से वो तो पूरे कमरे को देख सकता था, मगर कमरे का मालिक नहीं जान सकता था कि यहाँ कोई कैमरा लगा है। तभी मसफा ने पुकारा। राह ने मुड़कर उसे देखा। उसे इस मतलूबा चीज़ मिल चुकी थी। वो मुस्कुराया। चंद लम्हे उसे देख रहा था, फिर उसकी चंद तस्वीरें बनाई। उसके बाद दोबारा बाहर निकल आए, खाना खाया और फिर दोनों अतर के घर गए, वहाँ की तलाशी ली और साथ ही वहाँ भी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगाया। वैसे भी उन्हें मतलूबा चेयर मिल गई थी, उसकी भी तस्वीरें बनाई। उसके बाद दोनों घर जाने के लिए रवाना हो गए। उसे क्या हुआ है? शानजे जो अली के बुलाने पर इस मकान पर आई थी जो कि तीनों ने मिलकर लिया था और पेपर्स की तैयारी वो वही करते थे। वहाँ जाकर जब गुलजार की सूजी हुई आंखें देखी तो उसने से परेशान होकर वो देखा और पूछा। अली के कंधे यूं उकसाए जैसे वाकई इलम हो। मकसूद भी खामोशी से देख रहा था। आखिर शानजे ने पूछ लिया, तुम्हें क्या हुआ है? गुलजार जो रो रो कर लिया बिगाड़ बैठा था। उसके यूं पूछने पर उसकी आंखों से आंसू दोबारा से झलक पड़े। रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, उठो चलो मुंह धोकर आओ। गुलजार ने नजर उठाकर उसे देखा। गाँव में अजीब बेबसी थी। फिर मोबाइल खोला जिस पर गाने के बोल सुनाई दिए। जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहते हो जीते रहो, यही 2 बोल सुनकर वो तेजी से उठा और कमरे से निकल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सबसे पहले मकसूद उठा और बाहर निकल गया। उसके बाद शान से उठी और गुलजार के साथ जाकर खड़ी हुई। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, तुमने कभी मुझे प्रपोज़ किया या हमारे दरमियान इस किस्म की कोई बात हुई? शान से उसे देखते हुए बोली। रोज़ा ने बस एक दफ़ा उसे देखा और फिर सामने देखने लगा। आओ, अच्छा आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। वो बोलने के साथ उठ अंदर बैठ गई। वो चंद लम्हे खड़ा वहीं सोचता रहा, फिर वो भी अंदर चला गया। वो खुशी खुशी उन्हें तस्वीरें दिखा रही थी। गुलजार दिली से देख रहा था। आखिरी तस्वीर देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। इन आखिरी तस्वीरों में शानजे की बजाय एक और लड़की नकानामे पर साइन कर रही थी। शानजे ने उससे हैरान हो देखकर कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है, इस वजह से मैं इतनी खुश थी। ये इफ़रा है, फूफो की बेटी। आफ़ी को पसंद थी, इस वजह से मैंने अम्मी और फूफो को इस रिश्ते के लिए बनाया। फिर वो सब ड्रामा करने का क्या मकसद था? गुलजार ने हैरान होकर कहा, जस्ट अ जोक यार। वो थोड़ा आकर हंसते हुए बोली। गुलजार की सुर्ख आंखें हैरानी से फैल गईं। ये मजाक था तुम्हारा? हाँ, इसने वह मुझको हंसते हुए हमें हलाया। आफ़ी मेरा सगा भाई है। दरअसल मैं देख रही थी कि तुम इस रिश्ते को रुकवाने की कोशिश करते या नहीं, मगर तुमने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी बात सुनकर खुश हुआ और साथ ही जवाब देना भी ज़रूरी समझा।
तुम खुश थी इस वजह से कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम जवाबी वार के लिए भी तैयार रहना, ओके। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। शांति ने यूं कंधे कुचाए जैसे कोई मसला नहीं कहा हो। चारों अब सुकून से बैठे बातें कर रहे थे। गुलजारका वाले जो ये सुनकर परेशान हो गया था कि वो निकाह कर रही है, अब खुश हो गया जब उसे पता चला कि निकाह उसके भाई ने किया था। वो इसी वक्त ही तैयारियां करने लग गया। फिर वो रिश्ता लेकर शांति के घर पहुंचे और शांति के वाले ने हाँ कर दी और चंद दिनों बाद ही इन दोनों का निकाह करवा दिया गया। चंद दिनों बाद इन दोनों का निकाह करवा दिया गया। दोनों अभी पढ़ भी रहे थे और दोनों घरों में आना जाना भी लगा रहता था। राह ने इधर उधर देखते हुए गिलास मुंह से लगाया। आज वो पार्टी में आया हुआ था। चौधरी के बेहद असरार पर वो आ तो गया था, मगर दिल नहीं लग रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और खोलते ही तभी कोई उससे जोर से आ टकराया। इसने गुस्से से सर उठाया, मगर सामने मुस्फा को देखकर हैरान हुआ, जो कि शर्मिंदा हुई खड़ी थी। पीछे आधी लड़कियां भी रुक गईं। कहा इसे इस तरह देखकर मुस्कुराया। पता नहीं क्यों उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे जब भी वो मुस्फा को इस तरह शर्मिंदा देखता था। मुस्फा ने उसे मुस्कुराते देखा तो गुस्से से उसे देखा, वापस मुड़ी। ले पकड़, मेरी मरी जा रही थी ना, इसके लिए। उसने पीछे खड़ी लड़की के हाथ में कुछ पकड़ाया और गुस्से से बोलती चल दी। वो लड़की मुस्कुराई। जहाँ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर मोबाइल उठाने के लिए झुका। पार्टी के बाद वो घर आ गया। वो सोने ही लगा जब उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उसके बाप का था। चंद इधर उधर की बातों करने के बाद बोला, तुझे कोई लड़की अभी तक पसंद नहीं आ गई है? वो मुस्फा को जहन में रखते हुए बोला। लबों पर मुस्कुराहट रेंग रही थी। अच्छा, तो फिर हम लोग कल आ रहे हैं, खुशी से भरपूर आवाज़ आई। आ जाएं, वो मुस्कुराते हुए बोला। दूसरे दिन वो मुस्फा के घर उन्हें लेकर गया। आज वो मुकम्मल सादा सूट में था। जहाँ उसे देखकर मुस्कुराया। उसके वालिदैन ने इससे रिश्ते की बात की, क्योंकि वो अकेली ही रहती थी। वालिदैन हयात ना थे और आगे पीछे कोई ना था। मुस्फा इसको पहले तो पसंद ना करती थी, मगर जब से उसे मुजरमों तक रसाई हासिल की थी और इस तक वो पहुँच गया था, ना सिर्फ ये बल्कि मुकम्मल तौर पर सबूत भी हासिल कर लिए थे, इस दिन से वो इसको पसंद करने लगी थी। इसने हाँ में जवाब दे दिया। वैसे मुझे पक्का यकीन था कि तुम ना कर दोगी, मगर हाँ करके तुमने मुझे खुशी अता की है। वो आपसे तुम कह गया, वो वाकई खुश हुआ था। मैं अभी अभी ना कर सकती हूँ, अगर आपने तंग किया तो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कान पकड़ लिया। मुस्फा से इस तरह करते देखकर ज़ोर से हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है। वो तारीफ करके आगे बढ़ा गया, जबकि मुस्फा सुकून से मुस्कुरा दी। उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि आगे ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी। आज शाम से अपने घर वापस जा रही थी तो गुलजार ने कहा वो उसे छोड़ आता है। दोनों डॉक्टर बन चुके थे। दोनों की शादियों की तैयारियां रोज पर 2 हफ्ते बाद रुकती थी। गुलजार कानों में हैंड फ्री लगाए बाइक चला रहा था और साथ साथ शांति से भी एक आधी बात कर लेता था। दोनों खुशी से जा रहे थे, इस बात से बेखबर के आगे मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। मुझे ये रस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को नहीं देखेगा, दुल्हन पर रंगत नहीं आती। अच्छा, वो अच्छा को लंबा करती मुस्कुराई, तभी आगे से आती बाइक से ने जोरदार टक्कर मारी। गलती सरासर आगे वाले की थी। दोनों बाइक से गिरे। लम्हों में ही बहुत सारा हंजम इकट्ठा हो गया। शांति मुकम्मल तौर पर बच गई और आगे वाला भी मुकम्मल तौर पर बच गया, मगर गुलजार को टांगों पर चोट आई। फ़ोन पर बाहर निकल आया था। शांति परेशान खड़ी थी, तभी हजूम से आवाज़ आई है। आजकल के लड़के भी गाने बजाते हुए कानों में हैंड फ्री लगा के आगे कुछ नहीं देखते। शांति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर मोबाइल से हैंड फ्री निकाली। गुलजार बेहोश हो चुका था। तभी मोबाइल से सुलेमान पढ़ते काली की आवाज़ आई। तमाम मजमे की नज़रें झुक गईं। वो अस्पताल में इधर उधर टहलती दवाएं कर रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आया और वह तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। नज़रों ही नज़रों में डॉक्टर से सवाल किया। डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, मरीज़ ठीक है, लेकिन अब वो चल नहीं पाएगा। शांति ये सुनकर सख्त हो गई। डॉक्टर ये कहकर चला गया। शांति ने कहा, सबको फ़ोन तो कर दिया, मगर अभी तक कोई ना आया था। वो सुनकर खड़ी थी। तभी सबसे पहले उसे अली और मसूद आते दिखाई दिए। उसने उन्हें रोते हुए डॉक्टर की बात बताई। उन्होंने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, मगर बावजूद कोशिश के उसके आंसू ना रुक रहे थे। थोड़ी देर बाद अली और मसूद ने उसे अंदर भेजा। वो जब्त करके वो अंदर गई, मगर उसे बेड पर लेटे देखकर जब्त को बैठी रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। गुलजार ने उसे रोते देखा तो बोला, बात सुन के शान से और ज़्यादा ही रो पड़ी। यार, मैं तो तुम्हें हिम्मत वाली समझा था, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसने टांगें हिलाई और रोते हुए हैरानगी से उसे देखने लगी। जस्ट अ जोक यार, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो हैरान हुई और साथ ही गुस्से से आगे बढ़ी। इसके तेवर देखकर गुलजार जल्दी से बेड से उतरा और बाहर की तरफ भागा। गुलजार को आगे पीछे देखकर और शांसे को पीछे देखकर अली और मसूद हैरान हो गया। गुलजार ने उन्हें मुस्कुराते हुए तमाम बात बताई। वो भी सुनते हुए शांसे को देखने लगे, जो कि गुस्से से गुलजार को देख रही थी। शादी में भी उसने उसे तंग करना ना छोड़ा। हानिया की बदौलत वो हर रस्म में उससे मिलता रहा था। किसी न किसी तरह से वो उस कमरे तक पहुंच जाता जहां वो होती। शादी के बाद शांजा के
वालिद ने उससे वो अस्पताल गिफ्ट किया जो कि वो 2 गाँव के दरमियान में था। सरसब्ज़ और शादाब बाग पीछे उसको शानदार बना दिया था और छोटा सा अस्पताल बड़ा ही खूबसूरत था। बाहर दरवाजे के ऊपर लिखा था शान से गुलजार अस्पताल। बड़ा ही प्यारा लग रहा था। दोनों ने मिलकर उसे सजाया। गुलजार ने हर कमरे में डायरी और पेन मुहैया करते के साथ मुख्तलिफ कारी की आवाज़ में कैसेट भी मुहैया जमा की, क्योंकि वो हर मरीज़ के कमरे में सुबह के वक्त लगा देते थे। उन्होंने ये लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वक़्फ़ कर दी। ज़हा ने तमाम मुजरिमों को मुस्तफ़ा और अनवर के साथ की वजह से पकड़ लिया और उन्हें इस वजह से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी मिली। ज़हा ने इस बात का भी पता लगा लिया कि अनवर परेशान क्यों था और जब भी इन मरीज़ों तक पहुंचता था वो उसे इसकी फैमिली की वजह से परेशान करते थे। इस दिन भी यूँ ही हुआ था, लेकिन उन्होंने इस दिन उसका बेटा उठा लिया और साथ ही धमकी दी कि अगर उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो उसे मार सकते हैं। उन्होंने उसका बेटा सिर्फ 3 घंटे रखा था। फिर जब उन्होंने इंस्पेक्टर के बारे में सुना तो इस लड़के को भी छोड़ दिया था। ज़हा अब भी मुस्तफ़ा को वो वक़्त याद दिला रहा था जब उसने मुजरिम को पकड़ने की बजाय उसे पकड़ लिया था और वो आज भी उसे वही बात याद दिला रहा था। वो शर्मिंदगी लिए हुए थी जबकि ज़हा मुस्कुरा रहा था। इसी वजह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं हर सुराख में हाथ नहीं घुसा दिया करते, किसी सुराख में सांप भी बैठा होता है। अगर आपने दोबारा ये बात की ना तो मैं वाकई नाराज़ हो जाऊँगी। मुस्फ़ा ने शर्मिंदगी और गुस्से से कहा। ओके, नहीं करूँगा। मगर एक शर्त पर। वो आगे को झुका। उसने ज़हा को देखा जो कि शरारत के लिए मुस्कुरा रहा था। क्या? वो उसे देखते हुए बोली। अगर तुम यहाँ किस करोगी तो? वो रुखसार पर उंगली रखते हुए बोला। बड़े बेशर्म हो गए हैं आप। उसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। ज़हा मुस्कुराकर हंसा। ज़हा जो अकेला किसी काम से गाँव गया हुआ था, रास्ते में गुलजार की गाड़ी से टकरा गया। गुलजार उसे अपने हॉस्पिटल ले गया। वो जो हर बार कामयाबी की दुआ करता रहता था, आज और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता था, साथ-साथ कुरान की भी हिफ़्ज़ कर रखा था और हर वक़्त पढ़ता रहता था। कुछ अरसे से वो खुदा को भूल चुका था। वहाँ जाकर वो दोबारा से नमाज़ पढ़ रहा था और ये सब उसके खुदा ने ही उसके लिए करवाया था। वो सिर्फ 2 दिन वहाँ रुका और चाहने के बावजूद भी वहाँ नहीं रुक सका था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी बीवी मुस्तफ़ा इसके लिए परेशान होगी। वो जब घर में गया तो सर पर बंधी पट्टी और लंगड़ाते देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मगर ज़हा ने उसे तसल्ली दी और उसके बाद उन्हें मिलकर खाना खाया। दूसरे दिन वो यूनिफ़ॉर्म में सर पर पट्टी बांधे पुलिस स्टेशन गया। साथ मुस्तफ़ा भी यूनिफ़ॉर्म में थी। इसने अतर और अहमद से मिलने का सोचा और इधर चला गया। कैसे हो अहमद? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। अहमद ने गुस्से से उसे देखा लेकिन चुप ही रहा। कैसे हो अहमद? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। अहमद ने गुस्से से उसे देखा लेकिन चुप ही रहा। गलतियों का एतराफ़ वो कर चुका था और उसी की सज़ा भी भुगत रहा था। वो मोबाइल जेब से निकालते हुए बोला, वैसे इस वीडियो को देखकर तुम जान जाओगे कि तुम किसी तरह से मुझे सबूत फराहम करते हो। उसने वो वीडियो खोल कर दिखाई जिसमें वो फ़ोन कर रहा था और इस वजह से ज़हा इस तक पर पहुँच गया था। अहमद ने हैरान वाले नज़रों से ज़हा को देखा। तुम्हारे सवाल का जवाब हाज़िर है कि तुम्हें आंटी ने तुम्हारे किसी दोस्त के आने का बताया होगा 2 बार। ज़हा ने उसे देखते हुए कहा। डेज़ लाइट? वो सोचते हुए बोला। हाँ बिल्कुल ठीक। ज़हा ने धीरे से सर हिलाकर कहा। लेकिन तुम्हारा नाम तो ज़हा है। अहमद ने हैरानगी और उलझन से ज़हा को देखा। अरे भोले भैया बादशाह, सोच ज़रा, डे लाइट्स का मतलब क्या है? वो हंसते हुए पूछ रहा था। दिन की रोशनी, उसने झट से जवाब दिया। और ज़हा का मतलब है दिन की रोशनी। बस थोड़ी सी चालाकी की थी बस, वो हंसते हुए बोला था। वैसे बेहतर नहीं था कि तुम हेरोइन की स्मगलिंग की बजाय कोई हया वाला कारोबार कर लेते? आज कम से कम यूँ जेल में तो ना होते। नशा आवर दीवार फोड़ करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर ली। ज़हा पुर अफसोस लहजे में बोला। अहमद के चेहरे पर नदामत दिखाई दी। खैर, मैं तुम्हारे दूसरे पार्टनर से मिल लूँ, कहने के साथ ही वो आगे बढ़ गया। उसके बाद वो बाकी लोगों से मिला। अहमद इस पूरी गैंग को चला रहा था। कोई भी सबूत नहीं मिले थे किसी को, लेकिन ज़हा ने तमाम सबूतों के साथ उसे पकड़ा। ज़हा और मुस्तफ़ा को लिए जा रहा था। दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे। आखिर उसे मुख्तलिफ रास्तों पर जाते देख कर मुस्तफ़ा ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? शान से गुलजार अस्पताल। गुलजार ने दिल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों अस्पताल पहुँचे ही कि शानजे और गुलजार से मिले। ज़हा ने दिल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों अस्पताल पहुँचे, शानजे गुलजार से मिले। उन्होंने दोनों का खुश दिली से इस्तकबाल किया। उन्हें शाम में पार्टी पर आने की दावत भी दी। दोनों ने शाम तक उनके साथ वक्त गुजारा और शाम को पार्टी अटेंड की। कम अज़ कम लोगों के सामने तो कुछ शर्म कर लिया करें। गुलजार जो शानजे को तके जा रहा था, तंग आके से मना किया है? गुलजार मुस्कुराते हुए पूछा। शानजे ने यूँ हाथ हिलाए जैसे कहा हो आपका कुछ नहीं हो सकता। गुलजार ने यूँ आंखें फैलाई जैसे बोला हो अच्छा। शानजे ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। गुलजार ये देखकर ज़ोर से हंसा। वैसे मैं तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया था, लेकिन तुमने मुझे कब पसंद किया? ज़हा ने मुस्कुराकर पूछा।
मुस्तफ़ा ने एक बार इसे देखा लेकिन जवाब ना दिया। ज़हा ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं बताता हूँ। इस दिन जब तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें मेरी मैच वाली तस्वीरें दिखाई, इसके बाद जब पहली बार तुमने मेरा पीछा किया, फिर जब रिश्ता लेकर मेरे वालिद तुम्हारे घर आए तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है ना? नहीं, वो शर्माते हुए बोली, लेकिन अंदाज उसकी नफ़ी कर रहे थे। ज़हा ने मुस्कुराते हुए इसको उनका सांस लिया। जनाब जी, यहाँ पे कहानी खत्म हो रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।